अध्याय 343 मैं वापस आ गया हूँ। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कार वितरण शीघ्र ही समाप्त हो गया। वांग यी और उसके दो साथियों को मिले पुरस्कारों की तुलना में अन्य टीमों को मिले पुरस्कार उल्लेखनीय नहीं थे। विशेषकर नेडब्ल्यू टीम को मिले पुरस्कारों में कोई खुशी नजर नहीं आई। हालांकि अन्य निजी सुरक्षाकर्मी अपेक्षाकृत संतुष्ट दिखे। हेतुओं ग्रह की खोज से उन्हें 10,000 युद्ध क्रेडिट प्राप्त हुए। युद्ध के मैदान में युद्ध क्रेडिट अर्जित करने के लिए अक्सर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। पुरस्कार वितरण समाप्त होने के बाद मुख्य कार्यक्रम का समय आ गया। पूरी सेना जुटाई गई, जैसा कि वांग यी ने अनुमान लगाया था। इस बार वरिष्ठ जनरल के ने न्यू हेतुओं ग्रह को सुरक्षित करने का दृढ़ संकल्प लिया। नए हेतुओं ग्रह को केंद्र बनाकर हेतुओं आकाशगंगा के क्षेत्र को दानव और शैतान जातियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र के रूप में पुनर्निर्मित किया जाएगा। हालांकि तात्कालिक प्राथमिकता राक्षस जाति के विरुद्ध लड़ाई थी। नए हेतुओं ग्रह पर कब्जा करना और उसकी रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी, जिसे योक्षी आकाशगंगा में बुरी हार का सामना करना पड़ा था, के लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यदि एक बार फिर पराजित हुए तो न केवल वे पूरी तरह से दानव और शैतान जातियों के प्रभुत्व में आ जाएंगे, बल्कि एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी भी पूरे सैन्य शिविर में हंसी का पात्र बन जाएगी। इस युद्ध में जीत सिर्फ वांछित नहीं थी, बल्कि अनिवार्य थी। इन सब का वांग यी से कोई लेना देना नहीं था। अन्वेषण मिशन में भाग लेने वाले नए सैनिक फिलहाल राक्षस जाति से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में शामिल नहीं होंगे। वे मुख्य रूप से विशेष मिशनों के लिए एक मोबाइल इकाई के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा अभी भी उसे एक महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान देना था। पुराने हिसाब चुकता करना। डीप ब्लू टीम के कमांडर के युवानजेन और जू वुल्फ गार्ड्स के कमांडर यूरेंजे वांग यी के सामने बैठे थे। यद्यपि दोनों ही सैन्य शिविर में उच्च पद और प्रतिष्ठा रखते थे, फिर भी यह विशेष ऑपरेशन वरिष्ठ जनरल के और जनरल जू के आदेश के तहत संचालित किया गया था तथा वांग यी के नेतृत्व में सहायक बल के रूप में कार्य किया गया था। आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं? के युवानजेन ने वांग यी की ओर देखा। ये सरल है, शिकायतों का निपटारा करना और गलतियों का बदला लेना। वांग यी ने कहा, जब आप दुनिया में होते हैं तो आपको जल्द या बाद में हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि एक बार यह मामला शांत हो गया तो वे बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे? के युवानजेन ने याद दिलाया। वांग यी ने हंसते हुए कहा, इतने सारे लोगों को मारने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वे मुझे छोड़ देंगे? जब तक वरिष्ठ जनरल आपकी रक्षा करते हैं, वे आपको दोबारा छूने की हिम्मत नहीं करेंगे, के युवानजेन ने आश्वस्त किया। तो क्या मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया? वांग यी ने के युवानजेन को देखा और मजाक में कहा, कमांडर, आपका व्यक्तित्व सीनियर जनरल के से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। मैं बस एक सुझाव दे रहा हूं। के युवानजेन की शांत अभिव्यक्ति ने अपना संयम बनाए रखा। धन्यवाद, वांग यी ने कहा। मैं थोड़ा सा सरल स्वभाव का हूं, मैं ज्यादा नहीं सोचता और मैं इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बदला लेना जानता हूं, बल का जवाब बल से देना और बुरे लोगों को उनके परिणाम भुगतने देना। कमांडर के, अगर कोई अन्य समस्या नहीं हुई तो हम तुरंत रवाना हो सकते हैं। आप इसे सरल बुद्धि कहते हैं। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार सभी मूर्खों का एक समूह है, यूरेंजे ने सोचा। हालांकि ये सीधा साधा चरित्र जनरल जू के बराबर था। कोई बात नहीं, वह वांग यी के दृष्टिकोण से सहमत थे। अपमान सहना कभी भी जू वुल्फ गार्ड्स की शैली नहीं थी। मुझे कोई समस्या नहीं है। सभी जू वुल्फ गार्ड्स आपको अपना गुस्सा निकालने और ब्लू माउंटेन मिल्की वे आर्मी का चेहरा बहाल करने में मदद करना चाहते हैं। यूरेंजे ने बिना किसी हिचकिचाहट के वांग यी के पक्ष में मजबूती से खड़े होकर घोषणा की। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे सहयोगी थे। के युवानजेन ने यूरेंजे की ओर देखा, सिर हिलाया और खड़े हो गए। ऐसी स्थिति में मैं तुरंत तैयारी कर लूंगा। ठीक है। वांग यी कमांडर यू को देखकर मुस्कुराया। अंततः उसके लोग ही सबसे विश्वसनीय थे। प्रस्थान करना। 20 मूल ऊर्जा स्टारशिप शिविर से रवाना हुए। उनमें से 10 जू वुल्फ गार्ड्स के थे और 10 डीप ब्लू टीम के थे। कुल 109 व्यक्ति थे। ये 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की शक्ति के सामने अतुलनीय लग सकता है। एट नोबलबन एट। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति सैन्य शिविर में कुलीन था। जू वुल्फ गार्ड्स के गार्डों की औसत ताकत यान सांकी के करीब थी। प्रत्येक टीम में यान सांकी से अधिक शक्तिशाली सदस्य थे तथा उनकी समग्र युद्ध क्षमता जबरदस्त थी। जहां तक डीप ब्लू टीम का सवाल है तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं थी। 5 व्यक्ति सामंजस्य से काम कर रहे हैं। यह एक विशेष इकाई है जो एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी की हत्या और बचाव कार्यों के लिए जिम्मेदार है।
इसमें सैन्य शिविर से सावधानीपूर्वक चुने गए प्रतिभाशाली और विशिष्ट व्यक्ति शामिल हैं। वे न केवल जू वुल्फ गार्ड्स से अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि मारना और युद्ध करना उनकी विशेषता थी। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हराने में वांग यी को कोई भरोसा नहीं था। इसके अलावा कमांडर के और कमांडर यू, दो अथाह शक्ति वाले व्यक्तियों के नेतृत्व में, वे 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों को कुचलने में सक्षम थे। ऑलवुल्फ नम 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों द्वारा कब्जा किए गए वर्महोल ठिकानों का पूरी तरह से नक्शा बना लिया गया है। जू बैरुओं ने सैन्य शिविर के नेटवर्क के माध्यम से स्क्रीन पर व्यापक मानचित्र को तुरंत प्रदर्शित किया। वांग ये ने जू बैरुओं की बार बार प्रशंसा की तथा उसे एक विश्वसनीय अधीनस्थ बताया। उनका ध्यान स्क्रीन पर चला गया, जहां 100 से अधिक वर्महोल बेस अब पूरे काले क्षेत्र को घेरे हुए थे। पिछले 100 ब्रह्मांडीय दिनों में वे काफी व्यस्त रहे हैं। वांग ये की आंखें चमक उठी। जब उन्होंने सैन्य शिविर का दौरा किया, तो वहां अभी भी घेरे में कुछ छेद थे, जिससे भागने की संभावना थी। अब सुदृढ़ीकरण की परत दर परत थी, जैसे कि भागती हुई मछलियों पर जाल डाला जा रहा हो। अंदर डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आपकी वजह से, जू बैरुओ ने समझाया। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों ने अपने अनुभव से सीखा है। उन्होंने सबसे बाहरी क्षेत्र को घेरना शुरू किया और फिर धीरे धीरे घेरे को छोटा किया। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये गलतियों और संभावित खतरों से प्रभावी रूप से बचता है। अब शेष डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ ब्रह्मांडीय राष्ट्र में छिपे हुए हैं, खुद को प्रकट करने से डरते हैं। जैसे ही वे सामने आएंगे, उन्हें विनाशकारी हमले का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वांग ये ने समझ में सिर हिलाया। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की क्रूरता स्पष्ट थी। मैं उन्हें उसी तरह से बदला दूंगा। वांग ये ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। चूंकि उन्हें दूसरों को घेरने में मजा आता है, इसलिए उन्हें घेरने का अनुभव होने दें। 20 मार्गों की योजना बनाएं और दोनों कमांडरों को एक साथ हमला करने के लिए सूचित करें। कितना निर्दयी, जू बैरुओ ने सोचा। दयालु लेकिन युद्ध कौशल में कुशल। सैन्य रणनीति विभाग के एक छात्र के लिए बिल्कुल उपयुक्त। जू बैरुओ ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उन्होंने इसे वांग यी से सीखा गया एक मूल्यवान सबक माना। हंटू गैलेक्सी, बोहान ग्रह। हाल ही में हुई दर्दनाक हार से उबरकर 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के नेता एकत्र हुए। पिछले 10 ब्रह्मांडीय दिन काफी फलदायी रहे हैं। बिल्कुल, कई लोगों ने पकड़े जाने की होड़ लगाई। काफी संतोषजनक। ये ब्रह्मांडीय मनुष्य बहुत भोले हैं। उन्हें लगता है कि ब्रह्मांडीय राष्ट्र में छिपने का मतलब है कि हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सिर्फ समय और प्रयास की बात है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिल्कुल सही। हमने सभी वर्महोल पर नियंत्रण कर लिया है। वे हमसे बचकर नहीं निकल पाएंगे, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। 5 नेताओं ने खुशी से बातचीत की। खजाने की लगातार बढ़ती हुई फसल ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से सुखद मूड में पहुंचा दिया। बहुत बुरा हुआ अगर हमने पहले ही घेराव पूरा कर लिया होता। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के मुखिया ने आह भरी। अन्य 4 नेताओं ने ठीक ठीक समझ लिया कि उनका क्या मतलब था। यदि वे थोड़ा पहले आ जाते तो वह प्रसिद्ध व्यक्ति उनसे बचकर नहीं निकल पाता। उसने न केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, बल्कि 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों को भी अपमानित किया। वह भाग्यशाली है, सिल्वर जेड कॉस्मिक नेशन के मुखिया ने व्यंग्य किया। उस समय उसके कबीले के कम शक्तिशाली योद्धा थे, इसलिए हम उसे रोक नहीं सके। बाद में उसे सैन्य शिविर में शरण मिल गई, जिससे हम उसके खिलाफ खुलकर कार्रवाई करने में असमर्थ हो गए। हमें अपना समय लेना चाहिए। जब वह सैन्य शिविर से बाहर आएगा, तो हम हिसाब बराबर कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वह हमेशा के लिए बैरक में छिप सकता है। सैन्य शिविर में मृत्यु दर बहुत अधिक है। यह अभी भी अनिश्चित है कि हम उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं। ये दुख की बात है कि वह सर्वोच्च श्रेणी के उपकरणों के पूरे सेट से सुसज्जित है। अभी उसे छोड़ दो और कुछ समय के लिए उसे आजादी का मजा लेने दो। एक छोटा सा बच्चा ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी कर सकता। 5 परिवारों के नेता वांग ये पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहते थे। बुरा शगुन। उनका नाम सुनते ही वे असहज हो जाते थे। एक नौसिखिया जो अभी अभी गुमनामी से उभरा था, अपने 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों की शांति को भंग करने में कामयाब हो गया था। ये शिकायत देर सवेर सुलझ ही जाएगी। अचानक बीप बीप बीप, ब्रह्मांडीय राष्ट्र के नेताओं के तारों वाले आकाश कंगन लगभग एक साथ बज उठे। 5 व्यक्ति, जो आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, एक दूसरे को देखते ही उनके चेहरे पर तनाव छा गया। क्या चल रहा है? इसे गिरा दो। द्वितीय, भाड़ में जाओ। द्वितीय। 5 महान परिवारों के नेताओं की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। उनके चेहरों पर आश्चर्य और क्रोध का मिश्रण था, तथा साथ में भय की एक अदृश्य सी झलक भी थी।
ये वही था, वह श्वेत बिजली यम जिसने एक बार निर्दयतापूर्वक उन्हें रौंद दिया था। वह लौट आया था। बूम बूम बूम। हंटू आकाशगंगा में वर्महोल ठिकानों पर एक साथ बमबारी की गई और इसके बाद निर्मम नरसंहार शुरू हो गया। उन्हें तो ये भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। गार्ड्स मुंह बाय खड़े पूरी तरह से निरुत्तर थे। अचानक एक मूल ऊर्जा स्टारशिप उतरा। आक्रमण, विनाश, विनाश। एक जबरदस्त गोलाबारी जिसने बेस की रक्षा प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया। चुंबकीय तरंगों ने चुंबकीय क्षेत्र और सुपरनेट प्रणाली को नष्ट कर दिया। अज्ञात सुपर टेक्नोलॉजी एड्स बाय पब फ्यूचर और एक से एक सैन्य शिविर विशेषज्ञ भेड़ियों और बाघों की तरह खूंखार। उनमें अनेक युद्धों से प्राप्त हुई एक सघन मारक आभा थी। उनका युद्ध कौशल अद्भुत था। यहां तक कि मात्र 5 व्यक्तियों की टीम का सामना करना भी चुनौतीपूर्ण था। उनमें से प्रत्येक 100 दुश्मनों का मुकाबला कर सकता था। वर्महोल बेस की रक्षा करने वाले सुपर तारकीय स्तर के योद्धा तुरंत मारे गए। विनम्र ताकत वाले डार्क एनर्जी स्तर के रक्षकों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यह अंतर आकाश और पृथ्वी के समान था। वर्महोल आधार 186 वांग ये ने नेतृत्व किया। उसके पीछे जू बेरुओ और यानसेन की थे। ऑलवुल्फ एंड 0.3 के अंदर वांग यी ने स्टारशिप का संचालन किया, जिसका रडा पूरे वर्महोल बेस को घेरे हुए था। ची ची ची। वांग यी अजेय थे। डार्क एनर्जी स्तर के गार्ड एक के बाद एक गिर गए। ये घटना वर्महोल बेस में पहले हुए नरसंहार की याद दिलाती है। अंतर यह था कि उस समय यह एक ब्रेकआउट था। अब ये घर वापसी थी। वह वापस आ गया था। वह अपने भाइयों के साथ सैन्य शिविर से लौटा। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों ने उसके विरुद्ध जो रणनीति अपनाई थी, वही रणनीति अपनाकर वह भी ठीक उसी तरह बदला चुका रहा था। बहुत अधिक जानकारी। चलिए फिर से तुलना करते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी। चलो अब इसका परीक्षण करते हैं। संख्यात्मक लाभ। चलो अब फिर देखेंगे। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार बहुत कमजोर थे। इसके अलावा अब वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। बान वांग ये की 9वीं अवस्था की युद्ध ऊर्जा फूट पड़ी। शून्य में एक कोई मवेशी की आकृति प्रकट हुई, जो एक आश्चर्यजनक आभा उत्सर्जित कर रही थी। गड़गड़ाहट का कोई डार्क एनर्जी या सफेद स्रोत नहीं था। यहां तक कि सिर्फ तलवार के इरादे से वह पूरी तरह से अभिभूत। ब्रह्मांडीय जानवर कोई मवेशी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ दहाड़ते हैं। जैसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेजी से नीचे उतरी, धरती जोर से हिल उठी। कोई मवेशी कृपाण के 6 इरादे। वांग यी का हमला उतरा। धमाका। इस दुर्जय शक्ति ने अग्रणी सुपर सेटर स्तर के विशेषज्ञ को निगल लिया तथा उसे तुरंत मार डाला। उसके पीछे जू बेरुओ और यान सांकी की आंखें चमक उठी। आसपास के डार्क एनर्जी स्तर के गार्ड अजय वांग यी को देखकर भय और आश्चर्य से भरी आंखों में थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, सर्दियों के सिकाडा की तरह चुप। वह बहुत शक्तिशाली था। यह पौराणिक श्वेत बिजली यम था। संपूर्ण वर्महोल बेस में सन्नाटा छा गया। वांग ये ने सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ के हाथों से तारों वाला आकाश कंगन उठाया और एक नंबर डायल किया। शांति से बोला, मैं वापस आ गया हूं। गैलेक्सी बोहान ग्रह। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के नेताओं के चेहरे गंभीर थे। विशेषकर रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के मुखिया राजा क्रिम्सन अरकानसास सबसे अधिक क्रोधित थे। अरकानसास के स्टारी स्काई ब्रेसलेट पर अपना बायां हाथ हिलाते हुए एक परिचित आवाज प्रकट हुई। वांग ये। किंग क्रिम्सन अरकानसास ने स्टाररी स्काई ब्रेसलेट पर दहाड़ते हुए कहा। हालांकि उन्हें जो जवाब मिला वह कनेक्शन टूटने की बीप थी। हे कमीने। अरकानसास का चेहरा बैंगनी हो गया। वह अपना गुस्सा रोक नहीं सका। उसकी यह मजाल। वह अपने आप को क्या समझता था? अपने 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों को भड़काना। वह मौत से नहीं डरता था। उसे मार डालो। मुझे उसे मारना ही होगा। किंग क्रिम्सन अरकानसास ने गुस्से से कांपते हुए मेज पर जोर से पटक दिया। लेकिन जब उसने देखा कि अन्य 4 परिवारों के नेता उसकी ओर उपहास भरी नजरों से देख रहे हैं, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। ऐसा चिल्लाने से पहले वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालें। यिनहोंग यानिंग ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की। ह्यूर्ट न्यूमैन ने मानचित्र प्रक्षेपण खोला। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। सचमुच, जैसे ही लाल बिंदु एक एक करके चमकने लगे, सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे ब्लैक रियल्म के बाहर अनेक वर्महोल ठिकानों की बाहरी परत पर तैनात थे। सब नष्ट हो गया। इसका क्या तात्पर्य था? वे चारों ओर से घेर लिए गए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उन ब्रह्मांडीय मनुष्यों के साथ व्यवहार किया था। श्वेत प्रकाश वाले यम ने उन्हें अंदर फंसा लिया था। वह निर्दयी है, ह्यूर्ट न्यूमैन ने दांत पीसते हुए कहा। वो हम सभी को एक साथ पकड़ना चाहता है। यिनहोंग यानिंग ने अपने माथे को छुआ। उसकी छाती धड़क रही थी।
असंभव, अरकानसस ने गुस्से में कहा, उसमें ये सब करने की क्या क्षमता है? यह एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी है। जियोनगदान किंग तुलोग ने गहरी आवाज में कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन हमारे वर्महोल ठिकानों पर हमला करने वाले वास्तव में एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी है। इसके अलावा उनमें से 3 विशेष बलों में से सबसे मजबूत डीप नीली टीम, सामान्य डार्क एनर्जी स्तर के गार्डों की तो बात ही छोड़िए, भले ही परिवार के सभी विशेषज्ञ बाहर आ जाएं, हम उन्हें छू नहीं पाएंगे। विशेष ताकतें एड्स बाय पब फ्यूचर, सैन्य शिविर से कुलीन सैनिक। चारों के चेहरे पीले पड़ गए थे और माहौल गंभीर था। शियोगदान राजा तुलोग सही थे। अगर पांचों परिवार अपनी ताकतें भी मिला लें तो भी उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन ये तो अविश्वसनीय था। तुलोग, क्या तुम एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी से संपर्क कर सकते हो? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, तुलोग, आपके शियोगदान परिवार के सदस्य एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी में हैं, है ना? क्या आप पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है? सैन्य शिविर हमेशा तटस्थ रहा है। हमने एज्योर को नाराज नहीं किया है। माउंटेन मिल्की वे आर्मी, उनके पास कोई कारण नहीं है। उनके शब्द आधे से भी कम समय में सभी के दिल की धड़कनें रुक गईं। अच्छा नहीं है। वांग ये को मारने और खजाने को जब्त करने के लिए उन्होंने जोखिम उठाया और कुछ समय पहले ही हेतुओं आकाशगंगा में प्रवेश किया था। उनके द्वारा भेजे गए सभी विशेषज्ञ मर चुके थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी को नाराज कर दिया हो? चीजें पहले ही हो चुकी हैं। इस बारे में सोचना बेकार है। तुम खुद को बचाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? शियोगदान राजा तुलोग ने गहरी आवाज में कहा, चलो अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए पहले वर्महोल बेस से सभी गार्डों को बाहर निकाल दें। आइए एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी की प्रतिक्रिया देखें। मुझे उम्मीद है कि वे अपना गुस्सा निकालेंगे और चले जाएंगे। लोग आमतौर पर छोटी मोटी शिकायतों को याद नहीं रखते। बाकी 4 ने सिर हिलाया। क्या होगा अगर वे हमारे पीछे आ गए? यिनहोंग यानिंग ने डरते हुए पूछा। शायद नहीं, उनमें इतनी गहरी नफरत नहीं है। शियोगदान राजा तुलोग ने हिचकिचाते हुए कहा। एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी नहीं, बल्कि वांग यी है। वह हमसे बहुत नफरत करता है। ह्यूर्ट न्यूमैन ने अपने दांत पीस लिए। एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी की उपस्थिति उससे संबंधित है। वह हमें खत्म कर देगा। सबके चेहरे काले पड़ गए। यदि यह सचमुच वांग यी का काम था तो वे पहले ही मुश्किल में पड़ चुके थे। लेकिन उसने ये कैसे किया? क्या वह अभी सैन्य शिविर में प्रवेश नहीं कर गया था? वह एक सैन्य शिविर जनरल की तरह एज्योर माउंटेन मिल्की वे सेना को कैसे संगठित कर सकता था? अगर बात इस हद तक बढ़ गई है तो हम केवल बड़े परिवारों से ही मदद मांग सकते हैं। शियोगदान किंग तुलोग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। लेकिन यह प्रभावी नहीं हो सकता है। 3 ब्रह्मांडीय दिन बाद अंतरिक्ष यान ऑलवुल्फ एन 0.3 निर्जन वर्महोल बेस पर पहुंचा। वांग ये शांत भाव से खाली बेस से होकर चला गया। उनसे पहले अन्य 19 टीमें पहले ही वर्महोल बेस तक पहुंच चुकी थी। वे सभी एक जैसे थे। बमबारी के पहले दौर के बाद 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार तुरंत पीछे हट गए और वर्महोल बेस से हट गए। कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना उनकी कार्यप्रणाली थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अनुमान लगाया था, यान सांकी ने व्यंग्य किया। ये काय बदमाश सभ्य प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं। प्रतिरोध के लिए तुलनीय शक्ति की आवश्यकता होती है, जू बैरुओ ने शालीनता से कहा। जब तक वे मूर्ख नहीं हैं, वे वर्महोल बेस को खाली कर देंगे और ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे, इस उम्मीद में कि हम उन्हें छोड़ देंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर, वांग ये ने टिप्पणी की, काले लोग के ब्रह्मांडीय मनुष्य भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार पूर्ण विनाश की कोशिश जारी रखते हैं। जू बैरुओ ने कहा, ब्रह्मांड का नियम है कि सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रहता है। हाँ, वांग ये ने कंधे उचका दिए। तो अब मुझे ब्रह्मांडीय सत्य को लागू करना होगा। ये कमजोर लोगों का झुंड है, तुम में से किसी के लिए भी बचने का कोई रास्ता नहीं है। उनका पीछा करना और उन्हें खत्म करना। जब एक ब्रह्मांडीय वार्प स्टारशिप का सामना पर्याप्त ऊर्जा वाले एक मूल ऊर्जा स्टारशिप से हुआ तो यह एक मृतंत था। एक को प्रकाश की गति तक सीमित रखा गया, जबकि दूसरा प्रकाश की गति की सीमा को तोड़ सकता था। सैन्य शिविर के व्यापक रेंज वाले सुपर नेटवर्क रडार के साथ मिलकर 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार बच नहीं सके। उड़ान के निशान खोजे गए, कक्षाओं को डिकोड किया गया तथा चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाया गया। ऑलवुल्फ एन 0.3 ने आसानी से भागते हुए कॉस्मिक रैप स्टारशिप में से एक को पकड़ लिया और उसे नष्ट कर दिया। और यह 20 टीमों के आक्रमण में एक छोटी सी संख्या थी। डीप ब्लू टीम हत्या में उत्कृष्ट थी। इन भागते हुए लोगों को पकड़ना बच्चों का खेल था।
कुछ ही ब्रह्मांडीय दिनों में उन्होंने 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों का शिकार किया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। इससे वांग यी ने कमांडर के युवानजेन को भी अलग नजरिए से देखा। यह आदमी काफी प्रभावशाली था। जू रोबाई भी बहुत मददगार थे। समग्र योजना का प्रबंधन और संपूर्ण स्थिति पर नियंत्रण। धीरे धीरे घेरा छोटा करते हुए उन्होंने धीरे धीरे 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों को निगल लिया। एहसान वापस उसी तरह चुकाना। एक संपूर्ण मार्ग। इस अवधि के दौरान 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों को इस हद तक खदेड़ा गया कि उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। वे बच नहीं सके। वे विरोध नहीं कर सके। मानवता के साथ सर्वोच्च गुटों द्वारा समर्थित सैन्य शिविर ने उन्हें प्रौद्योगिकी और सूचना के मामले में मूर्ख बना दिया। अंतर बहुत बड़ा था। एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी की नजर में उनका भागना लुका छिपी के खेल जैसा लग रहा था। व्यापक हमलों की एक के बाद एक लहरों ने 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों को कुचल दिया, जिससे उन्हें विनाशकारी क्षति हुई। ये खत्म हो गया है। वे हमें नहीं छोड़ेंगे। इस बार हमारा काम खत्म हो गया है। एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी पागल है। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे हम सभी को खत्म नहीं कर देते। एट नोबलबन एट। ये नौबत कैसे आई? हमने किसे उकसाया? धरती शोक से भर गई। सारा दबाव 5 परिवारों के मुखियाओं पर था। फिर भी ये नेता भी स्वयं को उतना ही असहाय पाते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपके बड़े परिवारों का रुख क्या है? ह्यूर्ट न्यूमैन ने पूछा। वे कहते हैं कि हमें अपने कामों के परिणाम भुगतने होंगे, ज़ियोनगदान राजा तुलोग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अगर कोई दूसरी शक्ति होती तो बड़े परिवार मध्यस्थता में मदद कर सकते थे, लेकिन सैन्य शिविर से निपटना बहुत मुश्किल है। इस तरफ हमारे बड़े परिवारों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, यिनहेंग यानिंग ने बताया। लेकिन स्थिति आशावादी नहीं दिखती। परिवार के मुखिया ने हमें अपने अंतरिक्ष यान छोड़ने और बिखर जाने का निर्देश दिया है। अच्छा विचार है। ह्यूर्ट न्यूमैन की आंखें चमक उठी। एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी की तकनीक मुख्य रूप से ब्रह्मांडीय स्टारशिप को निशाना बनाती है और उन पर हमला करती है। हालांकि वे ब्रह्मांडीय मनुष्यों की भी खोज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए व्यापक खोज की आवश्यकता होती है, जिसमें काफी ऊर्जा और समय लगता है। बिल्कुल, यिनहोंग यानिंग ने सिर हिलाया। एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रही है, और वे हम जैसे छोटे लोगों पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। वे अपना काम खत्म करके वापस लौट जाएंगे। तो फिर ये तय हो गया। किंग क्रिम्सन अरकानसस ने अपने दांत पीस लिए। जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। हमारे पास ब्लैक रियल्म खजाने की पर्याप्त मात्रा है। जब तक हम इससे बच जाते हैं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उस छोटे बदमाश को मार डालूंगा। चलो बचने के बाद बदला लेने की बात करते हैं। किंग क्रिम्सन अरकानसस ने धीमी आवाज में कहा, हमारे परिवारों ने हमें पहले ही त्याग दिया है। व्हाइट लाइटनिंग यम को अब और मत भड़काओ। वह बहुत भयानक है। यिनहोंग यानिंग ने डरते हुए कहा, सहमत हूं, मैं फिर से उनसे नहीं मिलना चाहती। मैं भी। ह्यूर्ट न्यूमैन ने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि वह हमें छोड़ देंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। कोई रास्ता। अस्तित्वहीन। तीर छोड़ा गया और निशाने पर लगा। उन्हें छोड़ दो। उसे कौन छोड़ेगा? वांग यी कभी भी दया दिखाने वालों में से नहीं था, खासकर तब जब 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार लगातार उसका पीछा करते थे। ये लगभग खत्म हो गया है। जू बेरुओ वांग यी के पास गया। उसकी निगाह का अनुसरण करते हुए उसने स्क्रीन पर रडार प्रक्षेपण को देखा। वे अब काले क्षेत्र के करीब थे। शेष सुपरस्टार स्तर ने अपने स्टारशिप को छोड़ दिया है और भाग गए हैं, और डार्क एनर्जी स्तर काले क्षेत्र में छिप गए हैं, वांग ये ने कहा, उनकी गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ। जब तक बड़े घराने सहायता नहीं देते, उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। हालांकि वरिष्ठ जनरल के चरित्र को देखते हुए वह इन ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों से परेशान नहीं होंगे, विशेष रूप से युद्धकाल के दौरान। युद्ध की पहली लहर पहले ही न्यू हेतुओ स्टार पर भड़क चुकी थी। एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी अपने चरम पर थी। जू बेरुओ ने टिप्पणी की, स्टारशिप की खोज करना आसान है, लेकिन लोगों को ढूंढना चुनौतीपूर्ण है। व्यापक खोज में समय लगता है, और डीप ब्लू टीम लगभग वापस आ गई है। राक्षसों के खिलाफ आगामी लड़ाई में उनकी जरूरत है। क्या कमांडर के ने तुम्हें भेजा है? वांग ये ने उसकी ओर देखा। जू बेरुओ निर्णीत भाव से मुस्कुराया। मेरे लिए कमांडर के का धन्यवाद। अगर अवसर आया तो हम फिर से सहयोग करेंगे, वांग ये ने कहा। ठीक है, जू बेरुओ ने जवाब दिया। जू वुल्फगार्ड को भी वापस जाने दो, वांग ये ने सुझाव दिया। जू बेरुओ ने अपना सिर हिलाया। कमांडर यू ने कहा कि उन्हें जल्दी नहीं है। अपना समय लें और मामले को शांति से सुलझाएं। वांग ये मुस्कुराया। उसके लोग सचमुच अलग थे। वांग ये ने कहा, ये लगभग पूरा हो चुका है, बस कुछ अंतिम काम बाकी है।
क्या आप अभी भी 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के नेताओं को ढूंढना चाहते हैं? जू बेरुओ ने पूछा। बेशक, वांग ये ने पुष्टि की। हम मास्टरमाइंड को कैसे जाने दे सकते हैं? इसके अलावा, उनके पास बहुत सारे काले क्षेत्र के खजाने हैं। उन खजानों को लेना और उन्हें अपने भाइयों के साथ साझा करना एक अच्छा विचार होगा। जू बेरुओ ने अपना सिर हिलाया। लेकिन उन्होंने खुद को अच्छी तरह छिपा लिया होगा। उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा, और अगर हम ढूंढ भी लें, तो इसमें बहुत समय लगेगा। यह इसके लायक नहीं है। चिंता मत करो, वांग ये मुस्कुराया। मेरे अपने तरीके हैं। वांग ये, क्या तुम्हारे पास उसके लिए उस तरह का अर्थ है? अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। रक्तरेखा खजाना शिकार। डीप ब्लू टीम को रवाना करने के बाद वांग ये ने तुरंत अपनी खोज शुरू कर दी। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के नेताओं के पास काले क्षेत्र के कई खजाने थे, जिससे वांगी के लिए खजाने की खोज करना बहुत आसान हो गया। काले क्षेत्र में असंख्य खजानों के अलावा सबसे मजबूत धारणा वाले 5 बिंदुओं की शीघ्र पहचान कर ली गई। सबसे निकट वाला ग्रह उससे केवल 1.5 प्रकाश वर्ष दूर था। हालांकि यह एक कठिन स्थान था, फिर भी यह पर्याप्त था। सैन्य शिविर का सुपरनेट रडार किसी क्षेत्र की व्यापक खोज कर सकता है। पलायन, यह असंभव था। यह आदमी बहुत डरावना है। ह्यूर्टे न्यूमैन चट्टानों और फटते ज्वालामुखियों से ढके एक खनिज ग्रह के बीच छिपा हुआ था, और लुढ़कते लावा में अपने पैरों की मालिश कर रहा था। उसने बाकी कबीले को इसकी सूचना नहीं दी। वह चाहता था कि श्वेत बिजली यम उसे मार डाले। श्वेत बिजली यम केवल तभी प्रसन्न होगा जब वह पर्याप्त संख्या में हत्या कर लेगा। वे उसके जैसे छोटे बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे। कबीले के कुछ सदस्यों की मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पास बड़ी संख्या में काले राज्य के खजाने थे। जब तक वह जीवित वापस लौट सकता है, ह्यूएटे परिवार परिवर्तन का स्वागत करेगा। अब श्वेत बिजली यम के खिलाफ जाना बहुत ही तर्कहीन था। यहां तक कि ओल्स की मौत भी उसके हाथों हुई। हालांकि ह्यूर्टे न्यूमैन एक सुपरस्टार स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन वे ह्यूर्टे ओल्स के समान स्तर के नहीं थे। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसे उनके परिवार ने सावधानीपूर्वक पाला था। उस समय वह जानता था कि श्वेत बिजली यम के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बदला इतनी जल्दी मिल जाएगा। सौभाग्य से मैंने सभी खजाने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ह्यूर्टे न्यूमैन ने निश्चिंत होकर कहा। यदि वह जीत नहीं पाता तो पहले हार स्वीकार कर लेता और फिर आगे की योजना बनाता। यदि वह सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वह बस एक खजानों को निकाल सकता था और किसी को श्वेत बिजली यम को मारने के लिए कह सकता था। जब तक वह नीचे रहेगा, तब तक हमेशा एक मौका रहेगा। अचानक ह्यूर्टे न्यूमैन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने अचानक अपना सिर उठाया। ज्वालामुखी के गड्ढे के ऊपर का आकाश छाया की एक परत से ढका हुआ था। एक आकृति जिसे वह कभी नहीं देखना चाहता था, उसके ऊपर प्रकट हुई थी। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने तुम्हें पा लिया। टकराना। ह्यूर्टे न्यूमैन का सिर फट गया। ज्वालामुखी के बाहर जू बेरुओ और यान सांकी ने अविश्वास से वांग ये को देखा। उसने उसे कैसे ढूंढा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास सैन्य शिविर के सुपरनेट रडार से भी अधिक उन्नत तकनीक थी? एट नोवलबनेट एट। यह असंभव था। हालांकि ये सच था कि अन्य जू वुल्फ गार्ड 5 परिवारों के मुखियाओं को नहीं ढूंढ सके। वांग यी ने एक दिन से भी कम समय में इसे खोज लिया था। ये भाग्य नहीं था। जल्द ही जू बेरुओ एक बार फिर आश्वस्त हो गया। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के प्रभारी दूसरे व्यक्ति की खोज की गई। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से प्रतिरोध किया और तुरंत मारे गए, जिससे उन्हें काले क्षेत्र के खजाने का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। तीसरा, चौथा, मानो वह भूत का शिकार खेल रहा हो। वांग ये ने विशाल तारों वाले आकाश में छिपे 5 परिवारों के सिर एक एक करके बाहर निकाले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां छिपे थे या कितनी अच्छी तरह छिपे थे, ये बेकार था। 7 दिन बाद। असंभव, आपने मुझे किस प्रकार ढूंढा? किंग क्रिम्सन अरकांसस का चेहरा भय से भर गया जब उसने वांग यी को देखा, जो आकाश से उतरा था। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वांग ये को मारना, बदला लेना। वह ठीक उसके सामने खड़ा था। हालांकि वह कुछ नहीं कर सका। वह वध की प्रतीक्षा कर रहे मेमने के समान था। वांग यी की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आप 7 दिन और जीवित रहे। परिवार के बाकी 4 नेता बहुत पहले ही चले गए हैं। किंग क्रिम्सन अरकानसास की पुतलियां फैल गईं और उसका चेहरा राख जैसा हो गया। वे सब मर चुके थे। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों का गठबंधन एक मजाक की तरह था। उन्होंने बड़ी मेहनत से काले क्षेत्र को घेर लिया था, ब्रह्मांड में मनुष्यों को घेर लिया था, और खजाने छीन लिए थे।
अंत में न केवल वे सभी मारे गए बल्कि सारा खजाना भी वांग ये के पास चला गया। वे लालची क्यों थे? मुझे जाने दो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। किंग क्रिम्सन अरकानसस ने तुरंत अपना भाव बदला और उसे खुश करने के लिए झुक गया। मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। वांग ये उसके साथ बकवास बात करने की जहमत नहीं उठा सकता था। एक पल में व्हाइटव्हील ओरिजिन तेजी से उड़ गया। ये गोली सीधे चापलूसी करने वाले किंग क्रिम्सन अरकानसस पर गिरी और उसके शरीर के अंदर जा लगी। वज्र की शक्ति का भयानक श्वेत उद्गम फट पड़ा। आह! किंग क्रिम्सन अरकानसस ने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि वह बिजली से मारा गया था। बड़े परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वांग ये। उसके शरीर में वज्र की सफेद चिंगारी फूटने से खून बहने लगा। किंग क्रिम्सन अरकानसास के शरीर को अत्यधिक क्षति पहुंची और उसकी जीवन शक्ति तुरंत नष्ट हो गई तथा शून्य में बदल गई। बड़ा परिवार, चिमेंग परिवार। वांग ये को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने किंग क्रिम्सन अरकानसस के खजाने को लूट लिया और उसे ब्लैक रियल में रख दिया। 10 से अधिक टुकड़े। अन्य 4 प्रभारी लोगों के साथ मिलकर उन्होंने लगभग 50 काले क्षेत्र के खजाने प्राप्त कर लिए थे। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों में एकाधिकार की यह लहर काफी निर्मम थी। हर काले क्षेत्र का खजाना ब्रह्मांडीय मनुष्यों के खून से सना हुआ था। ये खत्म हो गया है। वांग ये ने मुड़कर जू बेरुओ और यान सांकी से कहा। जू बेरुओ ने कहा, अभी भी एक छोटा सा हिस्सा बचा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वांग ये ने कहा। रक्तरेखा खजाना खोज की अपनी सीमाएं थी। वह उन छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं ढूंढ पाया जिन पर एक भी खजाना नहीं लगा था। सैन्य शिविर के सुपरनेट रडार का उपयोग करके बड़े क्षेत्र की खोज करना बहुत समय लेने वाला काम था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये 5 परिवारों के नेताओं को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक था। वह संभवतः जू वुल्फ गार्ड्स को 5 ब्रह्मांडीय देशों में ले जाकर सीधे उनके घरों को नष्ट नहीं कर सकता था। क्या तुम्हें उनके बदले का डर नहीं है? जू बेरुओ ने कहा। डरने से क्या फायदा? वांग ये मुस्कुराया। जब से उसने नीला ग्रह छोड़ा था तब से ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। स्वतंत्रता प्राप्त करने का तरीका कभी समझौता करना और दूसरों की दया पर अपनी आशाएं टिकाना नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूं और मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अगर वे आते हैं तो मैं अंत तक उनका साथ दूंगा। चलो देखते हैं कि क्या उनका जीवन लंबा है या मैं पर्याप्त मजबूत हूं। वांग ये चले गए। इतने लंबे समय तक ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद उसे काफी समय पहले ही समझ आ गया था। काया मत बनो, बस करो, उसने सोचा। ब्रह्मांडीय तारों भरे विस्तार में अनगिनत अंतरिक्ष यान लक्ष्यहीन होकर भटक रहे थे। उन्होंने 5 प्रमुख कुलों के विरुद्ध गठबंधन किया तथा एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान किया। हालांकि परिणाम बहुत स्पष्ट नहीं थे। गठबंधन की संख्या लगातार कम होती गई। इसका अर्थ था कि वे अभी भी 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के अथक पीछा से बच नहीं पाए थे। एक के बाद एक गठबंधन के सदस्य 5 परिवारों के निशाने पर आ गए। फिर भी वे शक्तिहीन थे। जो लोग बच निकलने में सफल हो गए थे वे बहुत पहले ही भाग निकले थे। प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले लोगों को पहले ही हटा दिया गया था। केवल वे ही लोग बचे जो न तो ऊंचे थे और न ही नीच, जिसमें अनजिनशियाओ भी शामिल है। यद्यपि वह हाई क्लाउड स्वॉर्ड सोसाइटी की प्रमुख थी, लेकिन यह एक छोटी सी ताकत थी जो 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थी। जहां तक उसकी ताकत का सवाल है, वर्महोल बेस को पार करने में आश्वस्त होने के बावजूद ये निरर्थक साबित हुआ। वह जानती थी कि 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों ने एक अपरिहार्य जाल बिछाया था। एक से गुजरने का मतलब था दूसरे पर काबू पाने में असमर्थ होना। एक बार जब उसका स्थान उजागर हो गया तो एक अंतहीन घेरा उसके इंतजार में था। अन्य सदस्यों की तरह अब वह केवल प्रतीक्षा ही कर सकती थी। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों की दया की प्रतीक्षा करें। किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करें जो किसी अज्ञात समय पर घटित हो सकता है। क्योंकि वह एक मृत अंत तक पहुंच गई थी। बड़ी खबर, ऐसा लगता है कि 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों ने वर्महोल बेस खाली कर दिया है। असंभव, ये हमें बाहर निकालने की उनकी साजिश होगी। बिल्कुल सही, ये चालाक शैतान है। मूर्ख मत बनो, छिपते रहो और धैर्य से उनसे आगे निकल जाओ। लेकिन छिपने का क्या मतलब है? अंत में मौत से बचना असंभव लगता है ना? समूह में निराशाजनक माहौल का अवलोकन करना। आन जिनशियाओं ने सहानुभूति व्यक्त की। वे कब तक छिपते रह सकते थे? क्या सचमुच कोई चमत्कार घटित होगा? अचानक समूह संदेश आने शुरू हो गए और जीवंत हो गए। आन जिनशियाओं ने उत्सुकता से उन्हें खोला। एड्स बाय पब फ्यूचर। भाइयों, मुझे अभी बाहर से खबर मिली है। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सचमुच? उन्हें प्रतिबंधित करने का अधिकार किसके पास है? ये सफेद बिजली वाला यम है।
जिसने 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के साथ भयंकर संघर्ष किया था, वह बदला लेने के लिए वापस आ गया है। असंभव, सफेद बिजली वाला यम अकेला है। उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? सफेद बिजली यम, वांग ये। एन जिनशियाओ कुछ समय से बाहर थी। वह जानती थी कि वांग यी बच निकला था और उसने 5 ब्रह्मांडीय देशों के परिवारों के साथ अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी, जिससे उसे श्वेत बिजली यम की प्रतिष्ठा मिली थी। इसके बाद वह सैन्य शिविर में शामिल हो गए और वहां शरण ली। एक दोस्त के रूप में वह वांग ये के लिए खुश थी, लेकिन उसने वांग ये से संपर्क नहीं किया था। सबसे पहले, यह उसका अपना व्यवसाय था। दूसरी बात, वांग यी मुश्किल से मौत से बच पाया था। उसके पास वापस आकर उसकी मदद करने का कोई कारण नहीं था, न ही वह उसकी मदद कर सकता था। आखिरकार वह मौत से बाल बाल बच गया। लेकिन क्या वांग ये वापस आ गया? वह वापस क्यों आया? जैसे ही एन जिनशियाओ के विचार भटक रहे थे, तारों वाला आकाश कंगन चमक उठा। परिचित नाम सुनकर वह क्षण भर के लिए चौंक गई, फिर उसने फोन उठाया। रोशनी नीचे उतरी, जिससे वांग ये का सुंदर शरीर सामने आया। एन जिनक्सियाओ ने अपना संयम बनाए रखा और मुस्कुराए। बहुत दिनों से नहीं मिले। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बाहर आ रहे हो? वांग ये ने डांटा। हाँ, एन जिनशियाओ ने धीरे से जवाब दिया, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि क्या कहना है। वांग ये ने गंभीर भाव से कहा, मैंने अभी अभी अन्वेषण मिशन पूरा किया है और तुरंत आपको खोजने आया हूं। मुझे ढूंढ रहे हो? एन जिनक्सियाओ चौंक गई। उसका चेहरा बदल गया। यहां मत आना। 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों ने नाकाबंदी कर दी है। वापस मत आना। वे सभी मर चुके हैं। वांग ये की आवाज उदासीन थी। एन जिनशियाओ को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसे अचानक समूह की चर्चा याद आ गई और उसकी सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं। वांग ये ने सिर हिलाया। सब कुछ तय हो गया है। इसीलिए मैंने तुमसे संपर्क किया। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। निर्देशांक भेजते समय एन जिनशियाओ का सिर घूम गया। फिर मिलते हैं। वांग ये ने हाथ हिलाया और कॉल समाप्त कर दी। उसका क्या मतलब था? एन जिनशियाओ थोड़ी उलझन में थी। अब वह अपना अहंकारी और ठंडा व्यवहार बरकरार नहीं रख पा रही थी। उसके विचार तुरंत साफ हो गए और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। एक महिला के अंतर्ज्ञान से वह जानती थी कि वांग यी का क्या मतलब था, लेकिन उसे अभी भी थोड़ी अनिश्चितता महसूस हो रही थी। क्या वांग यी का मतलब उसके लिए यही था? लेकिन यदि नहीं, तो वांग ये उसे बचाने के लिए वापस क्यों आया? ये सिर्फ 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों से बदला लेने के लिए नहीं हो सकता है ना? यदि यह सचमुच वही था जो उसने सोचा था, वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। एन जिनशियाओ को प्रलोभन हुआ। ब्रह्मांड विशाल था और उसके लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार पुरुष को पाना दुर्लभ था। उसका हृदय मधुरता से भर गया। एक ऐसी अनुभूति जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एन जिनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए ग्रुप चैट खोली। खबर सच है। व्हाइट लाइटनिंग यम ने बाहर के 5 ब्रह्मांडीय देशों के सभी परिवारों को मार डाला है। अब हम सुरक्षित हैं। धमाका। एक पत्थर से हजारों लहरें उठती थीं। समूह उत्साह से भर गया। आप फिर से प्रेमी की तलाश में हैं, है ना? अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। वे स्वतंत्र थे। 5 विरोधी गुटों के गठबंधन के शेष सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों द्वारा एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर किए जाने के कारण शुरू में उनके पास बहुत कम उम्मीद थी और वे बस दिन प्रतिदिन जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि एक चमत्कार हुआ। श्वेत बिजली यम का आगमन एक उद्धारकर्ता की तरह था जो उन्हें आसन संकट से बचा रहा था। उन पर भार डाल रहे 5 अत्याचारी पर्वत एक एक करके टूट गए। उन्होंने वर्महोल बेस को नष्ट कर दिया और 5 परिवारों के शक्तिशाली लोगों को पराजित किया। यह एक उत्साहवर्धक दृश्य था। श्वेत बिजली यम वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। हाँ, मैं सोचता था कि काले धन के क्षेत्र में उसकी रुचि केवल धन में थी। मुझे शर्म आ रही है। मैं बहुत गलत था। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत है, जो 5 महान परिवारों में छा गई। उस समय वह सिर्फ एक ब्रह्मांडीय स्तर का युवा था और पलक झपकते ही वह एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया। उसकी प्रगति आश्चर्यजनक है। वैसे आपको क्या लगता है कि व्हाइट लाइटनिंग यम क्यों वापस आया? क्या ये वास्तव में बदला लेने के लिए ही है? कौन जानता है? इतना सोचने की क्या जरूरत है? यह एक जीवन रक्षक उपकार है। हमें बाहर निकलते समय अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। समूह में संदेश पढ़कर एन जिनशियाओ का चेहरा खुशी से चमक उठा। एट नोबल एट निश्चित रूप से वांग ये बदला लेने के लिए वापस नहीं आया था। अपने सतर्क और सावधान स्वभाव के कारण वह ऐसे आवेगपूर्ण कार्यों में संलग्न नहीं होंगे।
यह उसके लिए था। अपने दोस्तों को वांग ये की प्रशंसा करते देख एन जिनशियाओ को गर्व की अनुभूति हुई, मानो प्रशंसा उसके स्वयं के लिए हो रही हो। उस छोटे से रहस्य के साथ, जिसे केवल वह ही जानती थी, इसने उसके दिल को छू लिया तथा एक मधुर अनुभूति पैदा कर दी। अचानक आकाश में एक अंतरिक्ष यान की गर्जना गूंज उठी। एन जिनशियाओ ने ऊपर देखा, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। यह एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी का एक मूल ऊर्जा स्टारशिप था, जो प्रभुत्व का एहसास कराता था। केबिन का दरवाजा खुला। एक परिचित व्यक्ति प्रकट हुआ और उसकी ओर हाथ हिलाया। एन जिनशियाओ ने भी मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब दिया। उनकी दूसरी मुलाकात में सहजता कम और संयम अधिक था, एक अजीब सी अनुभूति जो पहले कभी नहीं हुई थी। तुम यहाँ क्यों हो? एन जिनशियाओ ने खुद को एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हुए पाया। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, वांग ये ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे क्यों देखना चाहते हो? एन जिनशियाओ ने नजरें फेर ली, उसकी आवाज नर्म थी। उनकी प्रगति इतनी तीव्र थी, वांग ये ने इसकी आशा नहीं की थी। प्रारंभ में वह केवल एन जिनशियाओ की अनुकूलता बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। एन जिनशियाओ के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, यदि 100 अंक पूर्ण अंक होते, तो उसे अधिकतम 20 या 30 अनुकूलता अंक ही प्राप्त होते। फिर भी, उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति को देखते हुए, उसने कम से कम 60 अनुकूलता अंक प्राप्त कर लिए थे। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही निराशा में थी, वांग ये ने जानबूझकर टिप्पणी की। एड्स बाय पब फ्यूचर। निराशा की कगार पर पहुंचे बिना एन जिनशियाओ इतनी आसानी से खुल नहीं पाती। मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। मुझे तुम्हारी चिंता है, वांग ये ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि हम साथी हैं। बेवकूफ, जिनशियाओ ने मन ही मन डांटा और अधिक आनंदित महसूस किया। संभवतः वांग ये भी उनकी तरह बचपन से ही साधना के प्रति समर्पित रहे होंगे, जिससे वह इस मामले में थोड़े धीमे रहे होंगे। क्या तुम्हें खतरे से डर नहीं लगता? एन जिनशियाओ ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे साथ में, हम चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, जीत लेंगे, वांग ये ने चिंता व्यक्त करते हुए एन जिनशियाओ की आंखों में ईमानदारी से देखा। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, मैं नहीं हूं। एन जिनशियाओ ने अपना सिर हिलाया। जब से मैं बाहर आई हूं, मैं उनसे बचती रही हूं। इसके अलावा 5 परिवारों में मुझे नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं है। अगर उनके कॉस्मिक स्टारशिप नहीं होते, तो मैं बहुत पहले ही घेरे से बाहर निकल गई होती। आत्मविश्वासी और तर्कसंगत, वांग ये ने मन ही मन प्रशंसा की। आन जिनशियाओ बहुत बुद्धिमान थी। एक स्तर को पार करने में सक्षम होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे या तीसरे स्तर को भी पार कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उसका अपना अनुभव पहले था। यदि वे सैन्य शिविर में शामिल नहीं होते तो उन्हें लगातार नाकेबंदी का सामना करना पड़ता। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों द्वारा भेजे गए शक्तिशाली योद्धा तब तक और अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे जब तक वे उसे मार नहीं देते। अब आप वापस जा सकते हैं। सभी वर्महोल बेस खत्म हो चुके हैं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार अब कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाएंगे। और तुम्हारा क्या? एन जिनशियाओ ने पूछा। क्या तुम मेरे साथ क्लाउड स्वॉर्ड क्लब में वापस आ रहे हो? आहा, वह हरगिज नहीं। किस लिए? क्लाउड स्वॉर्ड क्लब में प्रवेश करने के लिए। नायर अभी भी मुझे अपने पिता से मिलवाना चाहती थी। अभी नहीं। वांग ये ने ऑलवुल्फ एन 0.3 की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। मैं अब एक एनसाइन हूं। मैं इतनी आसानी से नहीं जा सकता। पता का? एन जिनशियाओ अचंभित रह गई। इतनी जल्दी? हाँ। अन्यथा, वांग यी एज्योर माउंटेन मिल्की वे सेना का नेतृत्व कैसे कर सकते थे? लेकिन ये तो बहुत तीव्र गति थी। उसे सैन्य शिविर में शामिल हुए कितना समय हो गया था? एन जिनशियाओ ने स्वाभाविक रूप से नहीं सोचा था कि वांग ये उसे धोखा दे रहा है। इसके अलावा, अवचेतन रूप से, वह चरित्र और क्षमता दोनों के मामले में वांग ये पर भरोसा करती थी। वांग ये ने पहले ही काले क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। ध्वजवाहक का पद उनकी योग्यता के अनुरूप था। पर्याप्त समय मिलने पर वह वरिष्ठ जनरल भी बन सकते हैं। तो, क्या मुझे पहले वापस जाकर तुम्हारा इंतजार करना चाहिए? एन जिनशियाओ की आवाज नर्म हो गई जब उसने अंतिम 2 शब्द कहे। हाँ, वांग ये ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें खोलते हुए एन जिनशियाओ के कोमल शरीर को गले लगा लिया। आन जिनशियाओ को थोड़ा अकड़न और अनिश्चितता महसूस हुई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। हालांकि, उसके हाथ हवा में लटके हुए थे, ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ रखें। फिर मिलते हैं। वांग ये मुस्कुराया, एन जिनशियाओ को अलविदा कहा और हवा में उड़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपना ख्याल रखना। एन जिनशियाओ ने कहा, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, तो मुझे ढूंढना। जरूर। वांग ये की आवाज धीमी पड़ गई जब वह केबिन के दरवाजे पर खड़ा होकर अलविदा कह रहा था। हैच बंद हुआ और ऑलवुल्फ नम
3 ने उड़ान भरी। वांग यी को जाते हुए देखकर एन जिनशियाओ निराशा की भावना को पूरी तरह से छिपा नहीं सकी, जैसे कि कुछ कमी रह गई हो। यह पहली बार था जब उसने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया था। क्या प्यार ऐसा ही होता है? एन जिनशियाओ ने अपने होंठ काटे, वह चिंतित और अनिच्छुक दोनों महसूस कर रही थी। एन जिनशियाओ से मिलने के बाद वांग यी अपने अगले गंतव्य की ओर चल पड़ा। तुम काले लोक में क्यों जा रहे हो? जू बेरुओ कुछ हैरान था। समस्या को जड़ से मिटाने के लिए, वांग ये ने सहजता से कहा। इतना निर्दयी? जू बेरुओ ने वांग ये की ओर देखा। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार उनके द्वारा घेर लिए गए थे, और उनमें से कई ने पहले ही काले राज्य में शरण ले ली थी। वे काले राज्य से खजाने ले जा सकते हैं। क्या आप हिस्सा नहीं चाहते? वांग ये ने टिप्पणी की। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जू बेरुओ ने तेजी से काम किया, और जल्द ही काले क्षेत्र के लिए निर्देशांक निर्धारित कर दिए गए। ये ज्यादा दूर नहीं है। हम एक त्वरित चक्कर लगा सकते हैं, और हम 1.5 ब्रह्मांडीय दिनों में पहुंच जाएंगे। ठीक है। वांग ये ने सिर हिलाया। बेशक वह उनका सफाया करने की योजना नहीं बना रहा था। काला साम्राज्य बहुत बड़ा था, और 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों के योद्धाओं के चेहरे पर कोई निशान नहीं था। वे उसे देखकर भी पहचान नहीं पाते। इसके अलावा ये डार्क एनर्जी स्तर के गार्ड सभी बेसहारा थे। क्या उनसे झगड़ा करना समय की बर्बादी नहीं होगी? कारण वह वापस पिछले राज्य में लौट आया। वह एक और अवसर का लाभ उठाने के लिए वो युआन की यात्रा करना चाहता था। दूसरी ओर वह ये खुशखबरी लिंगलिंग और नानते के साथ साझा करना चाहता था। अब वह सुरक्षित था। साधना कक्ष में वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। स्तर 6 डार्क एनर्जी योद्धा 98%। एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी बेस को छोड़े हुए उन्हें 10 से अधिक दिन बीत चुके थे। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों को घेरने के बीच के अंतराल के दौरान उन्होंने परिश्रमपूर्वक अभ्यास किया, और अब सफलता आसन थी। स्तर 7 डार्क एनर्जी स्तर की दूसरी दहलीज थी। यद्यपि उसकी साधना की गति थोड़ी कम हो गई थी, और उसके शरीर का डार्क मैटर के साथ सम्मिलन प्रभाव कम होने लगा था, फिर भी शीर्ष स्तर की थंडर प्राचीन विकास तकनीक के प्रशिक्षण प्रभाव को प्राप्त करने के लिए बिना किसी वास्तविक बाधा का सामना किए केवल थोड़े अधिक प्रयास की आवश्यकता थी। एक ब्रह्मांडीय दिन के बाद 100% थंडर प्राचीन विकास तकनीक ने अपने प्रशिक्षण का अंतिम दौर पूरा कर लिया। उसका भौतिक शरीर पूर्ण संतृप्ति की स्थिति में पहुंच गया। कोशिकाओं और अंधकार में पदार्थों का सम्मिलन, काले क्षेत्र का विस्तार और परिवर्तन, ऊर्जा से भरपूर उसका भौतिक शरीर डार्क एनर्जी स्तर की दूसरी सीमा को पार कर गया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा विलीन हो गई, और वांग यी ने अपना पूरा अस्तित्व ब्रह्मांड में विसर्जित कर दिया, जो एक उत्कृष्ट प्रक्रिया के समान था। आसपास का वातावरण अधिक जटिल हो गया, तथा ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ काफी बढ़ गई। उच्चतर आयामों, अंधकार में पदार्थ और अंधकार में ऊर्जा का अस्तित्व ब्रह्मांडीय बाधा के पार पहुंच के भीतर महसूस किया जा सकता है। अंतरिक्ष का रास्ता साफ हो गया। वांग यी के छठे चरण के स्थानिक नियंत्रण ने अंतरिक्ष की उनकी वर्तमान समझ के साथ मिलकर उन्हें अंतरिक्ष विरूपण के रहस्यों को सूक्ष्मता से समझने में मदद की। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लगता है मैं समझना शुरू कर सकता हूँ। वांग ये ने उसकी स्थिति को महसूस किया। यद्यपि उनकी जन्मजात प्रतिभा असाधारण रूप से उच्च नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन स्तर बढ़ता गया, उनकी क्षमताएं बढ़ती गईं, और स्वर्गीय दाव की उनकी समझ धीरे धीरे बढ़ती गई। ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे तो बस दहलीज छूने की जरूरत थी। बस शुरुआती स्तर पर कदम रखना ही पर्याप्त था। समय का पथ, अंतरिक्ष के पथ के अलावा वांग ये ने अन्य संवेदनाओं का भी अनुभव किया। इसके अलावा उसका दिल और भी अधिक धड़कने लगा। ब्रह्मांड में 4 मूलभूत घटक शामिल हैं: पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय। समय का मार्ग समझना सबसे चुनौतीपूर्ण था। एक बार जब उन्होंने समय के मार्ग को समझ लिया, तो नियंत्रण के शुरुआती स्तर पर पहुंचने का मतलब था कि वह पहले ही सुपरस्टार स्तर पर कदम रख चुके थे। मेरे पास समय को नियंत्रित करने की प्रतिभा है। वांग यी भी आश्चर्यचकित था। उन्होंने अपनी खेती की योग्यता के लिए बहुत अधिक उम्मीदें नहीं रखी। उनका भौतिक शरीर औसत था, उनकी आत्मा निष्पक्ष थी, और उनकी स्थानिक क्षमताएं औसत दर्जे की थीं। एकमात्र असाधारण पहलू उनकी आश्चर्यजनक सुंदरता और उत्कृष्ट प्रतिभा थी। हालांकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था। समय के बारे में उनकी समझ काफी प्रभावशाली थी। मैं इसे आजमा सकता हूँ। वांग ये पहले ही डार्क एनर्जी स्तर के योद्धा की दूसरी दहलीज पार कर चुका था। उसके शरीर में तृप्ति की अनुभूति गायब हो गई। इसके स्थान पर एक शक्तिशाली शक्ति और लड़ाकू ऊर्जा का एक अविरल प्रवाह आ गया। काले पदार्थ से निर्मित काला क्षेत्र एक ऊर्जा भंडार जैसा था, जो निरंतर रूप से दुर्जय युद्ध शक्ति प्रदान करता था। 7वें स्तर का एक डार्क एनर्जी स्तर योद्धा, उच्च श्रेणी की डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म।
वांग ये ने अपने पैनल का निरीक्षण किया, खड़ा हुआ और अपने शरीर को तान दिया। यह अविश्वसनीय रूप से आरामदायक महसूस हुआ। जीवन एक बार फिर विकसित हो रहा था। अगला चरण सुपरस्टार जीवन रूप प्राप्त करना होगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं समय रहते सुपरस्टार लाइफ फॉर्म तक पहुंच सकता हूं। हालांकि मैं दुर्जय नंबर 5 जिया यू की तुलना में नहीं हो सकता, लेकिन शायद मैं एक साधारण ब्लैक होल स्तर के पावरहाउस से भी मुकाबला कर सकता हूं। वांग ये ने अपने कायाकल्प किए हुए शरीर को महसूस किया और आत्मविश्वास से भर गया। उनकी युद्ध कौशल की नींव में एक उन्नयन, असीमित संभावनाएं। उनका भौतिक रूप डार्क एनर्जी स्तर के शिखर तक पहुंच गया था। इस बार मैं व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच के 2 टुकड़ों के सम्मिलन का प्रयास करने में सक्षम हो सकता हूं। वांग ये की आंखें चमक उठी। वह उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहा था। युद्ध कौशल में आगामी उछाल। काले क्षेत्र में आ रहा हूं। ऑलवुल्फ एन 0.3 डॉक किया गया। जू बेरुओ और यान सांकी के लिए यह पहला अनुभव था जिससे उनमें जिज्ञासा पैदा हुई। आसपास का माहौल बदल गया और एक परिचित अनुभूति पुनः प्रकट हुई। दरवाजा खुला और वांग ये सामने आया। अपने पूर्व अनुभव से लैस होकर अब वह जानता था कि वो युआन तक तेजी से कैसे पहुंचा जाए। एक विचार मात्र से ही श्वेत बिजली का सार साकार हो गया। काला साम्राज्य जोर से कांप उठा। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। पलक झपकते ही स्थानिक परिवेश अस्त व्यस्त हो गया और वांग ये की आकृति गायब हो गई। अरे, वांग ये कहाँ है? यान सांकी ने चारों ओर देखा। फिर से किसी प्रेमी की तलाश में निकला है ना? जू बेरुओ ने उस स्थान को देखा जहां वांग ये गायब हो गया था। एक बार फिर वह अपने धोखे में फंस गया। इस आदमी ने कई रहस्य छुपा रखे थे। सफेद बिजली के गोले के स्थान में जैसे ही वांग ये ने प्रवेश किया, उसका स्वागत वू युआन की छवि द्वारा किया गया। ठीक है सीनियर, मैं फिर से वापस आ गया हूं। वांग ये मुस्कुराया, पूरी तरह से सहजता से, जैसे कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह वरिष्ठ वू युआन के उत्तराधिकारी थे। आपकी ताकत में प्रगति काफी तेजी से हो रही है, भूतिया वू युआन ने आश्चर्य से वांग यी को देखते हुए टिप्पणी की। जब वह पहली बार काले क्षेत्र में प्रवेश करता था, तो वांग ये केवल एक ब्रह्मांडीय स्तर का योद्धा था। दूसरी बार वह डार्क एनर्जी के तीसरे स्तर पर चढ़ गया था और एक क्षमता उपयोगकर्ता बन गया था। लेकिन इस बार वह डार्क एनर्जी के 7वें स्तर पर पहुंच गया था, एक उन्नत योद्धा, 5वें स्तर का डार्क एनर्जी क्षमता उपयोगकर्ता, और अब वह एक उच्च रैंकिंग वाला उन्नत डार्क एनर्जी पावरहाउस भी बन गया था। वू युआन ने प्रशंसा में आह भरी। काले क्षेत्र में अन्य डार्क एनर्जी स्तर के शक्तिशाली लोगों की तुलना में वांग ये ने न केवल अपनी स्थिति बनाए रखी, बल्कि कुछ को पीछे भी छोड़ दिया। उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में चुनना सही निर्णय प्रतीत हुआ। वांग ये ने मुस्कुराते हुए बताया, सैन्य शिविर में प्रवेश करने के बाद अधिक प्रशिक्षण होगा, इसलिए मेरी प्रगति तेजी से होगी। सैन्य शिविर में प्रवेश करना। वू युआन के भूतिया रूप ने सोच समझकर सिर हिलाया। वास्तव में, यदि आप अपने भाई वू टैन को शामिल नहीं करना चाहते हैं और 5 प्रमुख ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के पीछा से बचना चाहते हैं, तो सैन्य शिविर में शामिल होना ही एकमात्र रास्ता है। ऐसा शायद न हो, वांग ये ने सोचा। कई विकल्प थे, लेकिन सैन्य शिविर में शामिल होने से व्यक्तिगत विकास के लिए बेहतर संभावनाएं दिखीं। एट नोबलबन एट। ओह, वैसे क्या बाहर का हिस्सा सील नहीं है? तुम अंदर कैसे घुसे? वू युआन की छवि अचानक याद आ गई। वांग ये ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने संघर्ष करके अपना रास्ता बनाया। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें 5 प्रमुख ब्रह्मांडीय परिवार कुलों से प्रतिशोध का डर नहीं है? वू युआन के भूतिया रूप ने वांग यी की दुस्साहसता से हैरान होकर सवाल किया। वे हिम्मत नहीं करेंगे, वांग ये ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मैंने 5 प्रमुख परिवारों के सभी मुखियाओं को मार डाला है। अगर वे मौत से नहीं डरते और जारी रखना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार वे कमजोर हैं और मैं अडिग हूं। वू युआन का भूतिया रूप शांत हो गया। उनके इस उत्तराधिकारी के चरित्र में पागलपन का स्पर्श प्रतीत होता था। सैन्य शिविर में शामिल होना एक अच्छा विकल्प है, वू युआन की छवि ने आह भरी। यह एक लक्ष्यहीन ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू बनने से बेहतर है। हालांकि सैन्य शिविर मानव गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इसे मानव अभयारण्य और 7 सर्वोच्च मानव गुटों का समर्थन प्राप्त है। यह अपेक्षाकृत विश्वसनीय है। आधार यह है कि आप सैन्य शिविर में अपना नाम बना सकते हैं। क्या ध्वज पताका का पद भी मायने रखता है? वांग ये ने मुस्कुराते हुए पूछा। पर्याप्त नहीं, कम से कम तुम्हें सामान्य स्तर तक पहुंचने की जरूरत है। रुको, तुमने अभी क्या कहा? वू युआन की छवि ने चौंक कर वांग यी को देखा। तुम मुझे ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि तुम पहले से ही एक इंसान हो, है ना? ये सही है।
पर्याप्त युद्ध क्रेडिट के साथ मुझे कुछ और लड़ाइयों में भाग लेने के बाद सब लेफ्टिनेंट के पद पर चढ़ने में सक्षम होना चाहिए। सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट स्तर का सर्वोच्च पद, 1000 सैनिकों की कमान। वू युआन के भूतिया रूप को अब समझ आ गया था कि वांग यी इतना साहसी क्यों हो गया था। जब सैन्य शिविर उसका समर्थन कर रहा था, तो 5 प्रमुख ब्रह्मांडीय पारिवारिक कुलों का क्या महत्व था। आप मिल्की वे एस टीम में शामिल हो गए हैं। वू युआन की छवि चौंक गई। नहीं, ये निजी रक्षक है, वांग ये ने ईमानदारी से उत्तर दिया। मैंने एक अन्वेषण मिशन के दौरान एक 7 सितारा जीवन ग्रह की खोज की, इसलिए मुझे कुछ पुरस्कार मिले। तो मामला यही था। वू युआन का भूतिया रूप अचानक समझ में आ गया। ये बात तो सही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, मिल्की वे एस टीम में शामिल होना इतना आसान नहीं था। तुमने अच्छा किया, तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, वू युआन की छवि ने प्रशंसा की। इसे जारी रखो। सैन्य शिविर बुरा नहीं है। हालांकि यह उच्च जोखिम वाला है, लेकिन अधिकांश चुनौतियां राक्षस जाति और दानव जाति से हैं। कोई अन्य जटिल समस्याएं नहीं है। आप साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सीनियर, वांग ये ने जवाब दिया। आओ, व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 5वें टुकड़े को एकीकृत करें, वू युआन की प्रतिमूर्ति ने कहा। उसके हाथ से एक चमक निकल रही थी। कुछ ही समय में एक सफेद रोशनी वांग यी पर उतरी। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 4 मौजूदा टुकड़ों ने 5वें टुकड़े को आकर्षित किया और उनकी रहस्यमय नक्काशी जुड़ गई। एक क्षण में 5वां टुकड़ा भी निर्बाध रूप से जुड़ गया। वांग ये ने आह भरी। यह आ गया, वह ताजगी देने वाला दर्द। हालांकि उनकी वर्तमान काया को देखते हुए व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 5वें टुकड़े को जोड़ने में ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। सफलता शीघ्र ही मिली। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच की ऊर्जा बढ़ गई। उनकी रक्षा भी एक पायदान ऊपर उठ गई थी। जारी रखें। वू युआन की छवि ने वांग ये को देखा। बेशक, वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। आखिरकार वह व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 6ठे टुकड़े पर निशाना साध रहा था। 6 टुकड़े, डार्क एनर्जी स्तर पर एकीकरण की सामान्य सीमा। जैसे ही उसने इसे गले लगाया, वांग ये को एक भारी बोझ का एहसास हुआ। 5वें टुकड़े को जोड़ने से 10 गुना अधिक कष्टदायक और चुनौतीपूर्ण। वांग ये ने अपनी मुट्ठियां कस ली, उसकी नसें फड़कने लगी और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों से चटकने की आवाजें निकलने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। बुरा नहीं है, भूतिया वू युआन ने प्रशंसा की। यद्यपि वांग यी की शारीरिक शक्ति अभी तक डार्क एनर्जी स्तर की अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंची थी, फिर भी उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने उसे 6ठे टुकड़े के सम्मेलन को पूरा करने में सक्षम बनाया। अधिक मजबूत शरीर, उन्नत प्रतिरक्षा और गड़गड़ाहट का एक और भी अधिक शक्तिशाली सफेद मूल। ओह, वांग ये ने राहत की सांस ली। अंततः ये खत्म हो गया। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 6 टुकड़े एक में मिल गए थे, जिससे उसकी रक्षा और शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी वज्र जैसी काया और भी उत्कृष्ट हो गई, और थंडर प्राचीन विकास तकनीक की साधना की दक्षता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अब वह डार्क एनर्जी स्तर की चरम सीमा की ओर बढ़ सकता था। स्विश, 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 चमचमाती हुई व्हाइट व्हील ओरिजिन्स हवा में मंडरा रही थी। वू युआन का भूतिया रूप वांग यी की ओर इशारा करता है, और वे उसकी ओर बढ़ते हैं और स्वयं को व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच में समाहित कर लेते हैं। वांग ये ने व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट को सक्रिय किया। श्वेत क्षेत्र से विशाल एवं शक्तिशाली ऊर्जा मुक्त हुई। 9, 10, 11। वांग यी ने सीखना जारी रखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। व्हाइट व्हील ओरिजिन की मात्रा ने थंडर के सफेद मूल की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित किया, जो आक्रमण और रक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को प्रभावित किया। वह जितना अधिक लीन होगा, एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उसकी साधना की गति उतनी ही तेज होगी। 18। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के प्रत्येक टुकड़े में 3 व्हाइट व्हील ओरिजिन सन्निहित थे। अभी सीमा नहीं है। वांग ये ने अपना पर्सनल सो इंटरफेस खोला। क्या आप व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट स्तर को अपग्रेड करने के लिए 64 मिलियन संभावित अंक खर्च करना चाहेंगे? हाँ। वांग ये तुरंत चेतना के अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। एक पल में उन्होंने व्हाइट व्हील मूल इरादे को चौथे स्तर तक समझ लिया। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच पर 18 व्हाइट व्हील मूल को नियंत्रित करना बहुत आसान हो गया। उसकी चेतना और श्वेत क्षेत्र पर दबाव तुरंत कम हो गया। अचानक हुए इस परिवर्तन से वू युआन का भूतिया रूप कुछ हद तक हतप्रभ रह गया। चौथा चरण, ये व्हाइट व्हील मूल इरादा था। यहां तक कि जब वह सुपरस्टार चरण के 9वें स्तर पर था, तब भी उसने केवल व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चौथे चरण को ही समझा था। और अब वांग ये ने पहले ही यह हासिल कर लिया था।
जबकि वू युआन का भूतिया रूप सदमे में था, उसने एक बार फिर व्हाइट व्हील ओरिजिन्स को छोड़ दिया और उन्हें वांग यी की ओर दागा। जब वांग यी ने पहली बार व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच हासिल किया, तो वह पीछे हट गया, क्योंकि वह वास्तव में इसके लायक नहीं था। उस समय वांग ये इस अनमोल अविनाशी कलाकृति के योग्य नहीं था, इसलिए वू युआन ने उसे केवल एक हिस्सा दिया। दूसरी बार प्रवेश करने पर वू युआन के उत्तराधिकारी बनकर वांग यी बमुश्किल इस शीर्ष स्तरीय उपकरण का मुकाबला करने में सक्षम थे। और अब ये व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच वांग यी के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। वह इसके लिए स्वयं वू युआन से भी अधिक उपयुक्त था। वांग यी की वर्तमान साधना गति के साथ जब वह ब्लैक होल स्तर पर पहुंचा, तो निस्संदेह उसने इस अविनाशी कलाकृति के साथ पूर्ण एकीकरण प्राप्त कर लिया और इसकी पूरी क्षमता को उन्मुक्त कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, खजाने की खोज करने वाले रक्त वंश वाले मनुष्य भिन्न होते हैं, वू युआन की छवि ने एक दयालु मुस्कान प्रकट करते हुए टिप्पणी की। फिलहाल उन्हें अपने चुने हुए उत्तराधिकारी वांग यी के बारे में कोई संदेह नहीं था। वह 120% संतुष्ट था। 36 व्हाइट व्हील मूल चौथे चरण व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट की प्राप्ति ने वांग यी द्वारा एकीकृत व्हाइट व्हील ओरिजिन को तुरंत गुणा करने का कारण बना दिया। व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच के प्रत्येक टुकड़े में 6 व्हाइट व्हील ओरिजिन सन्निहित थे। मजबूत ऊर्जा और वज्र की अनंत सफेद उत्पत्ति का जन्म हुआ। वांग यी की वर्तमान युद्ध क्षमता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अब वह कितना दुर्जय था, कोई सीमा नहीं थी। 36 व्हाइट व्हील ओरिजिन्स पर नियंत्रण प्राप्त करना, जिनमें से प्रत्येक शीर्ष श्रेणी के डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण के बराबर है, अमूल्य है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस विलय के बाद प्राइमवल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक की साधना गति में पर्याप्त वृद्धि होगी, जो संभवतः थंडर प्राचीन विकास तकनीक के बराबर पहुंच जाएगी। उन्होंने सीनियर वू युआन को विदाई दी। वांग ये तुरंत स्थानिक क्षेत्र की ओर चल पड़ा। नान्ते का प्रशिक्षण मैदान। एक व्यक्ति, एक भाला। बिना किसी विकर्षण के केंद्रित साधना। 6 ब्रह्मांडीय वर्षों में 200 से अधिक ब्रह्मांडीय दिनों का कठोर अभ्यास। उनकी पिछली मुठभेड़ की तुलना में नान्ते की ताकत में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। भाले की नोक हवा को चीरती हुई अंतरिक्ष को विकृत कर रही थी। अंतरिक्ष के उन्नत पथ के साथ सहज रूप से एकीकृत भाला तकनीक अविश्वसनीय रूप से परिचित थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे ब्लू प्लेनेट पर उनकी प्रतिस्पर्धा के दिन वापस आ गए हो। इसके अंदर दानव विनाश भाला तकनीक की एक स्पष्ट छाया थी। निस्संदेह ये नान्ते की स्वयं निर्मित भाला तकनीक थी। ब्रह्मांड में 10 वर्षों से अधिक समय तक रहने, विभिन्न साधना पद्धतियों का सामना करने और महानताओं को समझने के बाद नान्ते अपने अद्वितीय मार्ग पर अडिग रहे। इसमें अच्छे या बुरे का कोई द्वैत नहीं था, केवल ये द्वैत था कि यह उसके अनुकूल है या नहीं। बिल्कुल सही समय वांग ये ने अपनी तलवार निकाली, नान्ते का फायदा उठाने से परहेज किया। उसने स्पेस लॉक बैटल डोमेन का इस्तेमाल करने से परहेज किया। हुई मवेशियों के 6 इरादे तुरंत बढ़ गए और एक मजबूत कृपाण इरादा उतरा। बूम बूम बूम। यह एक जबरदस्त और विनाशकारी प्रभुत्व था। यहां तक कि नान्ते के पास स्थानिक पैंतरेबाजी का लाभ होने के बावजूद, वह जल्द ही सभी पहलुओं में वांग यी की असाधारण दक्षता के आगे झुक गया। मैं हार गया, मैं हार गया। नान्ते ने निर्णायक रूप से हार की घोषणा की, अपना लंबा भाला जमीन में गाड़ दिया और बैठ गया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंतर इतना बड़ा होगा। यह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा व्यापक है, वांग ये ने सोचा। वह नान्ते का मनोबल गिराना नहीं चाहता था। अब यदि वह पूरी ताकत भी लगा दे तो भी नान्ते के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। डार्क एनर्जी स्तर को पहले ही पार कर लेने के बावजूद, वांग यी ने समर्पित प्रयास की इस अवधि के दौरान नान्ते की वृद्धि और साधना में प्रगति को उत्सुकता से देखा। आपने महत्वपूर्ण प्रगति की है, वांग ये ने स्वीकार किया। सच में, मैं भी यही सोचता हूँ। नान्ते का चेहरा चमक उठा, उसने अपना सिर हिलाया। शुरू में मुझे लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मुकाबला करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी अपने दृष्टिकोण में सीमित हूँ। वांग ये ने कहा, आप पहले से ही ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के डार्क एनर्जी स्तर के योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक दुर्जय हैं। क्या ये सच है? नान्ते को संदेह बना रहा। हाँ, वांग ये ने पुष्टि की। अब बाहर सुरक्षित है, हम जा सकते हैं। नान्ते चुप रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। कुछ देर बाद वह बोला, मैं जाना नहीं चाहता। आश्चर्यचकित होकर वांग ये ने पूछा, क्यों? मैं यहाँ साधना जारी रखना चाहता हूँ, नान्ते ने कहा। अपने मन को शांत करने और खुद को निखारने के लिए। सीनियर वू युआन ने मुझे अपने खाली समय में बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया है, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ से जाने के बाद भी आपके पास खेती के लिए उत्कृष्ट वातावरण और परिस्थितियां होंगी, वांग ये ने उन्हें आश्वासन दिया। इस समय वांग यी के लिए पैसा कोई चिंता का विषय नहीं था। तुम समझ नहीं रहे हो। नान्ते ने वांग ये की तरफ देखा।
तुम्हारे साथ होने पर चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, हमेशा निर्भरता का एहसास होता है। समझते हुए वांग ये ने सिर हिलाया। मैं लिंगलिंग से अलग हूं। नानते ने गंभीरता से कहा। मैं एक आदमी हूं। मुझे अपना रास्ता तय करना है और सपने पूरे करने हैं। मैं याओ को हराना चाहता हूं, एक दुर्जय शक्ति बनना चाहता हूं। मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूं। वांग ये ने मुस्कुराते हुए आगे कुछ भी कहने से परहेज किया। धन्यवाद। नैन्टे मुस्कुराया और उन्होंने एक दूसरे को मुक्का मारा। भाइयों के बीच हमेशा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रत्येक व्यक्ति के पास अनुसरण करने के लिए एक अद्वितीय मार्ग था। यही तो मनुष्य होने का सार है। काला राज्य छोड़ दिया। हालांकि वांग ये अकेला नहीं था। वह लिंगलिंग को भी साथ लाया था। काले लोक में, जहां इंटरनेट तक पहुंच भी असंभव थी, लिंगलिंग उब गया था। अब जब वह अंततः इस मनहूस जगह को छोड़ सकती थी, तो वह बहुत खुश था। जीजाजी, आप बहुत धीमे हैं। जीजाजी, आप नहीं जानते। मैं बहुत बोर हो गई हूं। मेरे पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है। जीजाजी, मुझे अपने कारनामों के बारे में बताओ। तुम मिलिट्री कैंप में क्यों शामिल हुए? क्या इसलिए कि मिलिट्री कैंप में सुंदरियां होती हैं? जैसे ही वे अंतरिक्ष यान पर चढ़े, लिंगलिंग ने बात करना शुरू कर दिया और वह रुक नहीं सका। जू बेरुओ और यान सांकी को लिंगलिंग द्वारा वांग ये को संबोधित करने के तरीके से थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि लिंगलिंग के समझाने के बाद उन्हें एहसास हुआ। वांग ये एक उपनिवेश ग्रह से आया था। न केवल वह एक उपनिवेश ग्रह पर पैदा हुआ था, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय राष्ट्र के परिवार द्वारा क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित और शिकार भी किया गया था। एक ऐसे मृत अंत में जो लगभग असंभव था, उसने बलपूर्वक बचने का रास्ता खोल लिया और बच निकला। ये बहुत कठिन था। जू बेरुओ ने वांग ये के अनुभव की प्रशंसा की। यदि वह ऐसा करता तो रास्ता नहीं खोज पाता। सुपरनेट और प्रौद्योगिकी की दोहरी नाकाबंदी ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग तोड़ सकें। ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार की शक्ति दमन और सूचना असंतुलन का तो जिक्र ही न करें। ऐसी स्थिति में जीवित रह पाना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यान सांकी को भी वांग यी के अनुभव के बारे में ऐसा ही महसूस हुआ। यान सांकी ने अपने अतीत, अपने परिवार और अपने गृहनगर के बारे में सोचा। ये बहुत अच्छा होगा यदि जिस कॉलोनी ग्रह पर वह पैदा हुई थी, वहां वांग ये जैसा कोई व्यक्ति होता जो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता। वे अपने भाग्य से बच सकेंगे और उनके बच्चों और पोते पोतियों को गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप युद्ध क्रेडिट अर्जित करने, उन्हें उपलब्धि अंकों के लिए आदान प्रदान करने और कॉलोनी ग्रहों को छुड़ाने के लिए सैन्य शिविर में शामिल हुए, है ना? जू बेरुओ ने पूछा। ठीक है, अब मुझे केवल उपलब्धि अंक चाहिए, वांग ये ने कहा। जू बेरुओ ने आह भरी। ये सचमुच एक प्रतिभा थी। 20 वर्ष से भी कम समय में वह न केवल ब्रह्मांडीय राष्ट्र लॉकडाउन से बच निकला, बल्कि उसने एकदम नए सिरे से शुरुआत की और कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उसे वांग ये की संपत्ति पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। इस बार उसने जो काला क्षेत्र का खजाना प्राप्त किया था, वह वांग ये के लिए अनगिनत कॉलोनी ग्रह खरीदने के लिए पर्याप्त था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक उपलब्धि अंकों के बदले युद्ध अंकों की बात है, तो इसकी मांग बहुत अधिक थी। लेकिन उनके विचार में वांग यी के लिए ये केवल समय की बात थी। आप जो कह रहे हैं उसके आधार पर आपका गृहनगर रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के चिमिंग परिवार के नियंत्रण में है। जू बेरुओ ने विश्लेषण किया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह ब्रह्मांडीय राष्ट्र का है या चिमिंग परिवार का। अगर चिमिंग परिवार केवल प्रबंधन अधिकार वितरित करना चाहता है, तो ये बहुत आसान होगा। लेकिन अगर यह आपके परिवार का है, तो चिमिंग परिवार के साथ आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपके लिए उनसे कॉलोनी ग्रह खरीदना आसान नहीं होगा। हम इससे वैसे ही निपट लेंगे जैसे यह आएगा। वांग ये ने कंधे उचका दिए। पहले उसे खरीद की आवश्यकताएं पूरी करनी थी। ब्लू स्टार को वापस खरीदने के 10,000 तरीके थे। वापस करना। जू वुल्फ गार्ड्स ने तेजी से और कुशलतापूर्वक दुश्मन का सफाया कर दिया। इससे पहले कि 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार प्रतिक्रिया कर पाते, उनका सफाया हो चुका था। सबसे दुख की बात तो ये थी कि नष्ट होने के बाद भी उनमें आवाज करने की हिम्मत नहीं थी। वे केवल अपनी हार को निगल सकते थे। यह मानव ब्रह्मांड था। जो भी बड़ा अधिकारी था उसे बोलने का अधिकार था। बेरुओ, अन्वेषण मिशन से मिलने वाले इनाम को मेरे भाइयों में मेरे लिए बांट दो, वांग ये ने जू बेरुओ से कहा। आप बारीकियों पर फैसला कर सकते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं कुछ अपने लिए रख लूं? जू बेरुओ ने वांग ये की ओर देखा। थोड़ा और रख लो। वांग ये ने हंसते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। तुम इसके लायक हो। इस बार बेरुओ ने अन्वेषण मिशन में सचमुच उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। वांग ये को एक बार फिर हस्तक्षेप न करते हुए साधना कक्ष में प्रवेश करते देख जू बेरुओ को उदासीनता महसूस हुई।
अनजाने में ही वह वांग ये के व्यवहार का आदी हो गया था। 1 मिलियन कॉस्मिक डॉलर, वह काफी उदार था, जू बेरुओ ने अपनी पोशाक को ठीक करते हुए टिप्पणी की। पानी ने उस कंधे को साफ कर दिया जिसे वांग यी ने थपथपाया था। इस उपकार का बदला चुकाना ही था। जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो केवल आभार के शब्द पर्याप्त नहीं होते। इसके अलावा इस मिशन में प्राप्त खजाने की कीमत मात्र 10 लाख कॉस्मिक डॉलर से भी अधिक थी। जल्द ही अंतरिक्ष यानों में जय जयकार गूंजने लगी। वाह, 10,000 कॉस्मिक डॉलर! ऐसा लगता है कि प्रत्येक टीम के सदस्य को 10,000 कॉस्मिक डॉलर मिलते हैं और कप्तान को 30,000 कॉस्मिक डॉलर मिलते हैं। हमें जैकपॉट मिल गया। वांग ये बहुत उदार है, उसने सीनियर जनरल द्वारा दिए गए पूरे इनाम को साझा किया है। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह एजियोर माउंटेन मिल्की वे आर्मी की गरिमा को बहाल करने के लिए पुरस्कार को त्याग देगा? वह एक सच्चा आदमी है, अपने वचन का पक्का आदमी। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के खिलाफ लड़ाई में भी हमारा नेतृत्व कर रहा है। काश मैं जू बेरुओ और यान सांकी की तरह वांग ये की टीम में होता। 10,000 कॉस्मिक डॉलर से भर्तियां संतुष्ट हो गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। सैन्य शिविर में युद्ध क्रेडिट प्राप्त करने की तुलना में पैसा कमाना अधिक कठिन था। मध्यवर्ती स्तर के डार्क एनर्जी विशेषज्ञों की संपत्ति सामान्यतः लगभग 10,000 कॉस्मिक डॉलर की होती थी। इस पुरस्कार से जू वुल्फ गार्ड्स के बीच वांग यी की प्रतिष्ठा बढ़ गई। हालांकि वह इन मामलों के प्रति उदासीन रहे। उन्होंने केवल खेती पर ध्यान केंद्रित किया। वांग यी ने स्तर में आगे बढ़ना जारी रखा। नए व्हाइटव्हील ऑब्लिवियन आर्मर खंड और व्हाइटव्हील ओरिजिन के एकीकरण ने थंडर एंशिएंट एवोल्यूशन तकनीक की दक्षता को काफी बढ़ा दिया। वांग यी ने साधना के एक दौर के बाद बताया, वर्तमान में थंडर प्राचीन विकास तकनीक प्रति ब्रह्मांडीय दिन लगभग 1.5% की दर से प्रगति करती है। जब उन्होंने व्हाइटव्हील ऑब्लिवियन कवच के 4 टुकड़ों के साथ विलय किया था, तब की तुलना में प्रगति लगभग 0.3% अधिक थी। ये काफी महत्वपूर्ण था। अधिकांश डार्क एनर्जी स्तर के योद्धाओं की 7वें स्तर पर साधना गति 0.01% से भी कम थी। केवल तथाकथित प्रतिभाशाली लोग ही 0.01% से आगे निकल पाए, लेकिन आमतौर पर 0.1% से आगे नहीं बढ़ पाए। 1 वर्ष तक लगातार खेती करने के बाद उनकी प्रगति लगभग 1% होगी। 100 साल में वे 8वें स्तर पर पहुंच जाएंगे। ये गति पहले से ही प्रभावशाली थी। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों का जीवन काल लंबा था और यही विकास तकनीकों का सार था। अंतर महत्वपूर्ण था। शीर्ष श्रेणी विकास तकनीक, विशेष रूप से स्टेज टॉप विकास तकनीक की साधना गति को असाधारण कहा जा सकता है। प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक हर ब्रह्मांडीय दिन में 6% से अधिक बढ़ जाती है। वांग ये प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक की दक्षता से सुखद आश्चर्यचकित था। 36 व्हाइटव्हील मूल के एकीकरण के साथ प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक की साधना की गति काफी बढ़ गई थी। मूल 2.8% से ये 2 गुने से भी अधिक हो गया। ये लगभग थंडर प्राचीन विकास तकनीक के करीब पहुंच रहा है। वांग ये ने खुद को इस प्रक्रिया में डुबो दिया। साधना के दौर दर दौर गुप्त ऊर्जा का अवशोषण जारी रहा। कंपन से मानस मजबूत हुआ। 4 ब्रह्मांडीय दिनों के बाद 6ठे स्तर की डार्क एनर्जी क्षमता उपयोग करता। बिना रुके वांग ये 7वें स्तर की ओर बढ़ता रहा। सफलता के बाद उनकी मानसिकता की ऊर्जा की मांग बढ़ गई। धीरे धीरे वे क्षमता उपयोगकर्ता बनने की दहलीज पर पहुंच गए। हालांकि आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक तीव्र और प्रचंड रही। प्रत्येक ब्रह्मांडीय दिन 2.9% तीव्र वृद्धि। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्टेशन 3 पर पहुंचना। जू वुल्फ गार्ड्स के सैनिक अपनी स्थिति पर लौट आए। उनमें से प्रत्येक ने प्रसन्न चेहरे के साथ वांग ये के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। जिन जू वुल्फ गार्ड्स ने इस मिशन में भाग नहीं लिया था, वे अत्यधिक ईर्ष्या से इसे देख रहे थे। क्या तुमने अपनी भड़ास निकाल दी है? जुआगू होंगे बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गए और वांग ये की ओर देखकर मुस्कुराए। हाँ, अब मुझे राहत महसूस हो रही है। वांग ये बिना किसी हिचकिचाहट के बिस्तर पर लेट गया। उसके हाथ स्वाभाविक रूप से नर्म चादरों पर टिके हुए थे, जहां उसे कुछ लोचदार महसूस हुआ। बहन हांग, आपने फिर से अपनी चीजें बिखेर दी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा बिखराव? यह मेरा कमरा है। जुआगू होंगे ने अपनी आंखें घुमाई। अरे! वांग ये ने दोनों हाथों से खुद को सहारा दिया और सिरहाने के सहारे बैठ गया। क्या जनरल जू पहले ही सेना के साथ निकल चुके हैं? हम पहले ही राक्षसों के साथ 2 मुठभेड़ कर चुके हैं। जुआगू होंगे ने मधुर मुस्कान के साथ कहा। आपकी अच्छी किस्मत की बदौलत एजियोर माउंटेन मिल्की वे आर्मी ने सबसे पहले राक्षसों पर घात लगाकर हमला किया, उन्हें चौंका दिया। फिर जनरल जू ने वर्महोल पर उन पर घात लगाकर हमला किया, राक्षसों की एक बड़ी संख्या को मार गिराया और एक और जीत हासिल की।
बुरा नहीं है, जनरल जू, वांग यी ने प्रशंसा की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह युद्ध कला में इतने निपुण होंगे। वह सिर्फ लड़ना जानता है। उसे युद्ध की कला के बारे में कुछ भी नहीं पता। जुआगू होंगये ने हंसते हुए कहा। इसकी योजना सलाहकार विभाग वेनहान ने बनाई थी। वह और कमांडर यू सैन्य और नागरिक प्रतिभाओं का एक संयोजन है, जो जनरल जू के दाहिने हाथ के रूप में काम कर रहे हैं। मुख्य सलाहकार तु वेनहान। वांग ये ने उसके बारे में पहले भी सुना था। युद्ध का मैदान सैन्य रणनीतिकारों और सलाहकारों के लिए आदर्श मंच था। हालांकि इसके लिए जनरल और कमांडरों का विश्वास आवश्यक था। हमारे लिए आगे क्या है, जू वुल्फ गार्ड्स? क्या हम युद्ध के मैदान की ओर जा रहे हैं? वांग ये ने पूछा। हम युद्ध के मैदान में होंगे, लेकिन इसमें विशेष मिशन शामिल हो सकते हैं। हम जरूरी नहीं कि पारंपरिक युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करें, जुआगू होंगे ने समझाया। व्यक्तिगत रक्षकों के रूप में हमारी ताकत उत्कृष्ट व्यक्तिगत या छोटी टीम की लड़ाई में निहित है, न कि बड़े पैमाने पर सेना के टकराव में। वांग ये ने सिर हिलाया। हमें कब तक इंतजार करना होगा? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती। इसमें कुछ समय लग सकता है, जुआगू होंगये ने अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए अपने आकर्षक कर्व दिखाते हुए जवाब दिया। आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप जू वुल्फ गार्ड्स की तीसरी टीम के साथ रहना जारी रखेंगी? और क्या? वांग ये ने खाई में देखा, क्योंकि रसातल उसकी ओर देख रहा था। जुआगू होंगये ने उसे चिढ़ाते हुए देखा और आत्मविश्वास से कहा, वरिष्ठ जनरल ने व्यक्तिगत रूप से आपको उपाधि प्रदान की है, और आपने अभी तक युद्ध के मैदान का अनुभव नहीं किया है। विशेष रूप से राक्षस जाति के खिलाफ चल रही लड़ाई के साथ, मेरा सुझाव है कि आप कमांडर यू से परामर्श करें। युद्ध के मैदान पर सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए जू वुल्फ गार्ड्स को अस्थायी रूप से छोड़ने पर विचार करें। एट नोबल एट। इस तरह आप अपनी कमांड क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और सैन्य शिविर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप राक्षसों और शैतानों के खिलाफ युद्ध की अपनी समझ को गहरा करेंगे। ये अनुभव आपके लिए अमूल्य होंगे। इसके अलावा वर्तमान में हमारा पलड़ा भारी है, आपकी ताकत बहुत बड़ी है, और जनरल जू के समर्थन से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। वांग ये ने उसकी सलाह स्वीकार कर ली। वापसी यात्रा के दौरान उन्होंने इस पर पहले ही विचार कर लिया था। बेशक आप सलाहकार विभाग में शामिल होने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जुआगू होंगये ने कहा। जनरल जू को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वेनहान काफी महत्वाकांक्षी है। यह देखते हुए कि आप जनरल जू द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जबकि मैं आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। सैन्य रणनीति में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर बिना किसी उपलब्धि के एक नए व्यक्ति के रूप में। अन्य जनरल शायद आपके अधिकार को आसानी से स्वीकार न करें। हालांकि यदि आप इन चुनौतियों से निपट सकते हैं, तो सलाहकार विभाग में शामिल होना एक ऐसी जगह होगी जहां आप वास्तव में अपनी ताकत का लाभ उठा सकते हैं। बहन होंग ने मुझे कमाका है। ये वह जगह है जहां मैं वास्तव में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकता हूं, वांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा। बहन होंग, आपकी बहुमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद। वापस जाओ और इस पर विचार करो। जल्दी से कोई निर्णय लो, जुआगू होंगये ने उसे देखते हुए सुझाव दिया। शायद अभी के लिए जू वुल्फ गार्ड्स के साथ न रहना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी और ये तुम्हें पीछे धकेल सकता है। लेकिन मैं सिस्टर हॉर्न को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वांग ये ने चिढ़ाते हुए कहा। नाटक बंद करो, जुआगू होंगये ने उसे मजाकिया अंदाज में डांटा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम गलत जगहों पर दुस्साहस कर रहे हो। अब जाओ। बकवास, मैं हमेशा से ही बोल रहा हूं। बस समय और परिस्थितियां सही नहीं है। वांग ये ने नजारे का आनंद लिया, खिंचाव किया और कमरे से बाहर निकल गया। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के मामलों से संबंधित अध्याय समाप्त हो गया था। अब उसे अपना अगला कदम तय करना था। शिविर, युद्ध ऋण कार्यालय। जू वुल्फगार्ड के कई सदस्य आते जाते रहते थे, जिनमें से अधिकतर नए लोग थे जिन्होंने अन्वेषण मिशनों में भाग लिया था। उन्होंने काफी मात्रा में युद्ध क्रेडिट अर्जित किया था। विशेष रूप से वांग यी ने नए हेतुओं की खोज की थी, जिससे प्रत्येक टीम को अतिरिक्त 10,000 युद्ध क्रेडिट प्राप्त हुए, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। इन युद्ध क्रेडिटों को विभिन्न युद्ध तकनीकों और उपकरणों के बदले में बदला जा सकता था। वांग ये, भाई वांग। हाँ भाई, सभी ने गर्मजोशी से वांग ये का स्वागत किया। जू वुल्फगार्ड में वांग ये की प्रतिष्ठा कप्तान से भी अधिक थी, कमांडर यू के बाद दूसरे स्थान पर। वह काफी लोकप्रिय हो गया था। उन्हें न केवल युद्ध क्रेडिट प्राप्त हुआ, बल्कि उन्हें वांग ये से 10,000 कॉस्मिक डॉलर भी मिले। ऐसी उदारता को अस्वीकार करना कृतघ्नता होगी। वांग ये ने मुस्कुराते हुए सभी के साथ अभिवादन किया और अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए कभी कभी बातचीत भी की।
बेशक ये सौहार्द महिला सदस्यों के साथ बातचीत तक ही सीमित था। दरार, उसके निजी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी अंदर गया और उसने कमांडर सिग्नेट वापस ले लिया, जो उसने सैनिक बैज बदलकर हासिल किया था। फिर उसने उसे निर्धारित स्लॉट में रख दिया। मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर में 5 प्रमुख उपाधियां थीं, और अब वह दूसरे स्थान पर पहुंच गया था। बीप। सत्यापन जल्दी ही सफल हो गया, और वांग यी मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर की छोटी आभासी दुनिया में प्रवेश कर गया। उसकी व्यक्तिगत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दी। वांग ये, पुरुष, एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन से संबद्ध। पदवी, पताका, युद्ध क्रेडिट 1127 578। योग्यता, नंबर 101 अन्वेषण मिशन। कप्तान के रूप में जू वुल्फ गार्ड की तीसरी टीम का नेतृत्व किया, मिशन प्रगति और युद्ध क्रेडिट पुरस्कारों में पहला स्थान हासिल किया, न्यू हेटुओ ग्रह की खोज की और दानव जाति के संचालन को बाधित किया। वांग ये ने संतोष के साथ अपनी उपलब्धियों की समीक्षा की। उनकी योग्यता दर्जनों सामान्य सैनिकों से अधिक थी। वरिष्ठ जनरल के द्वारा एनसाइन के रूप में नियुक्ति अकारण नहीं थी। हाथ में 10 लाख युद्ध क्रेडिट के साथ, वांग ये ने उत्सुकता से संभावनाओं की खोज की। मानव आभासी ब्रह्मांड में युद्ध क्रेडिट के उपयोग में कई समानताएं थीं। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले सैनिकों के लिए, जो अंतरिक्ष नागरिकता के लिए आवेदन करने में असमर्थ थे, सैन्य शिविर में युद्ध क्रेडिट प्राप्त करना उनकी स्थिति की कमी की भरपाई करता था। इसमें विभिन्न शक्ति स्तरों और स्तरों के उपकरणों के लिए विनिमय की क्षमता भी शामिल थी। सैन्य शिविर निचले ब्रह्मांडीय मनुष्यों के उत्थान के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता था। वांग ये ने तेजी से विकल्पों पर विचार किया। क्या आप 1 मिलियन बैटल क्रेडिट के बदले में इसे लेना चाहेंगे? एट नोबलबन एट एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, 10,000 1 के अनुपात में 1 मिलियन युद्ध क्रेडिट की खपत के परिणामस्वरूप योग्यता अंक प्राप्त हुए। आखिरकार मेरे पास उपलब्धि अंक हैं, वांग ये ने अपने तारों वाले आकाश कंगन को देखते हुए कहा। कॉस्मिक बैंक और मानव आभासी कॉस्मिक से जुड़े उपलब्धि अंक उनकी जाति के लिए कॉस्मिक मानवता के योगदान का प्रतीक थे। ये बातें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई हैं। 100 उपलब्धि अंक एक मानक मूल्य थे। चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे वे उपनिवेश ग्रहों से आए हों या गुलामों से, जब तक कोई व्यक्ति 100 उपलब्धि अंक प्राप्त कर लेता है, तो वह एक सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकता है, और आधिकारिक तौर पर ब्रह्मांडीय मानव समुदाय का हिस्सा बन सकता है। बेशक, वांग यी के लिए, जिनकी पहचान एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन की ओर इशारा करती थी और जो 5 स्टार क्षेत्र से थे, 100 उपलब्धि अंक प्राप्त करने से उन्हें 2 स्टार कॉस्मिक नागरिक के लिए आवेदन करने की योग्यता प्राप्त हुई। ये देखते हुए कि उपलब्धि अंक युद्ध क्रेडिट के आदान प्रदान से आए थे और वह अभी भी सैन्य शिविर में सक्रिय रूप से सेवा कर रहा था, उसके आवेदन की स्वीकृति दर लगभग 100% थी। कुछ ही सेकंड में वांग ये का आवेदन संसाधित हो गया। मानव आभासी ब्रह्मांड ने आवेदन को मंजूरी दे दी और उसकी पहचान बदल गई। उसका अधिकार और पद ऊंचा हो गया। एक 2 सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक के रूप में, वांग ये ने विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता प्राप्त की, जैसे कि औपनिवेशिक ग्रहों की खरीद, खनिज और ऊर्जा सितारों का प्रबंधन, ब्रह्मांडीय कंपनियों के लिए आवेदन करना और ब्रह्मांडीय बांडों में व्यापार करना। इस स्थिति ने ब्रह्मांडीय समुदाय और विभिन्न ब्रह्मांडीय देशों के भीतर एक निश्चित स्तर का सम्मान भी प्रदान किया। जिन लोगों की कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, उनके लिए 2 सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक होने का मतलब ब्रह्मांड में एक आरामदायक जीवन जीना था। मैंने ब्लू स्टार खरीदने के लिए 3 में से 2 शर्तें पूरी कर दी हैं, वांग ये ने बैटल क्रेडिट ऑफिस से निकलते हुए उपकरण गोदाम की ओर जाते हुए कहा। हालांकि अंतिम शर्त सबसे चुनौतीपूर्ण थी, 10,000 उपलब्धि अंक प्राप्त करना। उनके दृष्टिकोण से सबसे व्यवहार्य तरीका युद्ध क्रेडिट के माध्यम से उपलब्धि अंक संचित करना था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैंने सलाहकार विभाग पर शोध किया है, और युद्ध क्रेडिट प्राप्त करने में भिन्नता महत्वपूर्ण हो सकती है। वांग ये ने कहा। तू वेनहान के पद पर मुख्य सलाहकार बनने से प्रत्येक उल्लेखनीय योगदान के साथ युद्ध क्रेडिट की एक धारा प्राप्त होगी। उसे अपनी उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ अपनी रणनीतिक अंतर्दृष्टि का लाभ उठाकर वह पर्याप्त धन इकट्ठा कर सकता है। हालांकि वांग यी को पता था कि अगर वह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपे बिना केवल सलाहकार विभाग में ही काम करता रहा, तो उसके युद्ध क्रेडिट का संचयन उतनी तेजी से नहीं होगा जितना कि युद्ध के मैदान में होता है। वांग यी ने स्वीकार किया, युद्ध के मैदान में सैनिकों का नेतृत्व करने की अपनी सीमाएं होती हैं। युद्ध में सफलता संपूर्ण ऑपरेशन के समन्वय पर निर्भर करती है। चाहे वह सैनिक हो या लेफ्टिनेंट, सभी को आदेशों का पालन करना पड़ता था और वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे।
300 सैनिकों का नेतृत्व करने वाले एक ध्वजवाहक के रूप में वांग ये को दूसरे लेफ्टिनेंट की टीम की कमान सौंपी गई, जहां मुख्य रूप से डार्क एनर्जी स्तर के दानव कमांडरों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा लड़ाइयों की संख्या सीमित थी। इस समय उनकी सेनाएं किसी नुकसान में नहीं थीं, बल्कि वे ऊपरी स्थिति में थीं। जैसा कि सिस्टर होंग ने बताया, युद्ध के मैदान पर वांग ये की उपस्थिति मुख्य रूप से अनुभव प्राप्त करने और युद्ध के माहौल में खुद को डुबोने के लिए थी। एक नवागंतुक के लिए परिस्थितियां अनुकूल थीं। उसे भयानक परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा, न ही दानव और राक्षस जातियों के खिलाफ जीवन या मृत्यु की लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि वांग यी को ये कुछ हद तक निरर्थक लगा। इस पर विचार करते हुए वांग यी ने मानक द्वितीय लेफ्टिनेंट ग्रेड उपकरणों के एक सेट के लिए विनिमय करना शुरू कर दिया। ये काफी साधारण था, खासकर जब इसकी तुलना उस समय उसके पास मौजूद सर्वोच्च श्रेणी के उपकरणों से की जाए, जिसमें सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों के कई उपकरण, स्पेस लॉक सेबर और व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर शामिल थे। द्वितीय लेफ्टिनेंट श्रेणी के मानक उपकरण, जिनकी कीमत मात्र 1 मिलियन बैटल क्रेडिट थी, इसकी तुलना में तुच्छ प्रतीत हुए। यह एक प्रभावशाली उपस्थिति का एहसास कराता है। वांग यी ने भारी युद्ध कवच और जूते पहनते हुए टिप्पणी की और इस अनुभूति की सराहना करने के लिए कुछ क्षण लिए। इससे जनरल जू की याद ताजा हो गई, मानो वे किसी युद्ध के मैदान में उतर आए हों और उनके चेहरे पर भव्यता और प्रभुत्व का भाव हो। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट का पद अभी प्राप्त करना संभव नहीं था, लेकिन उपकरण पहनकर खेलने के अपने फायदे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह। स्टेशन नंबर 3, बसा हुआ ग्रह। शिविर में नियमित रूप से अनगिनत अंतरिक्ष यान आते रहते थे। गार्डों के कप्तान ली गंगझेंग ने अपने कर्तव्यों का पालन लगन से किया तथा अंतरिक्ष यान और आने जाने वाले अंतरिक्षीय मनुष्यों की बारीकी से जांच की। अचानक एक अंतरिक्ष यान सामने आकर रुका। एक युवक, जो द्वितीय लेफ्टिनेंट का मानक कवच पहने हुए था, नीचे आया। नमस्ते सर, ली गंगझेंग और गार्डो ने सलामी दी। भाई ली, आप और मैं एक ही रैंक के हैं। इस तरह की औपचारिक सलामी की कोई जरूरत नहीं है। वांग ये अपने प्रायोजक के पास पहुंचते हुए मुस्कुराया। जब वह पहली बार जनरल जू से मिले तो वह भाई ली के दूर के भतीजे थे। ली गंगझेंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे एहसास हुआ। वांग ये, धिक्कार है, तुमने अपने आप को कुछ बना लिया है। ली गंगझेंग बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बाहें फैलाई और वांग यी को गले लगाया, गर्व से अपने सैनिकों से चिल्लाया, देखा, यह मेरा भाई वांग यी है, जिसे सीनियर जनरल के ने एंसाइन के तौर पर नियुक्त किया है। सभी सैनिकों ने उसे आदर की दृष्टि से देखा। वांग यी की उपलब्धियां पहले से ही पूरे शिविर में फैल चुकी थीं, जिससे जू वुल्फ गार्ड और तीसरी सेना को बड़ी प्रतिष्ठा मिली। जमीनी स्तर से उठकर आगे बढ़ने की ऐसी कहानियां हमेशा से सबसे लोकप्रिय रही हैं। वह दूर का भतीजा तो नहीं है, सर, आप भाई कैसे हो गए? एक सिपाही ने आश्चर्य से पूछा। ली गैंगझेंग की अभिव्यक्ति ठिठक गई। मैं उनका भतीजा हूं और एक अच्छा भाई भी। वांग ये ने मुस्कुराते हुए ली गंगझेंग को इस अजीबोगरीब पल से बाहर निकाला। आज मुझे जो उपलब्धि मिली है, वह भाई ली की बदौलत है। भाई ली के साथ बने रहो और कड़ी मेहनत करो। भविष्य में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। हाँ सर, सैनिक उत्साहित थे। ली गंगझेंग कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। उसने अपना हाथ वांग ये के कंधे पर रखा और आगे बढ़ा। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए ले चलता हूँ। पीने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वांग ये ने मना कर दिया। ली गंगझेंग ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम वाकई मिलिट्री कैंप से आए प्रतिभाशाली हो, हमेशा सुधार के लिए प्रयासरत रहते हो। हम जैसे नहीं, हम हमेशा किसी अच्छी जगह जाने, एक दो ड्रिंक लेने और सुंदरता का आनंद लेने के बारे में सोचते रहते हैं। यह अश्लील है, असहनीय रूप से अश्लील। वांग ये का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? वह शराब न पीने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन फिर भी उसे इसकी सुंदरता का आनंद लेना था। तो ठीक है, मैं असहनीय रूप से अश्लील हूं, वांग ये ने सोचा। भाई, तुम मैडम से मिलने आए होगे। चलो चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, ली गंगझेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, वांग ये को अफसोस हुआ। रास्ते भर वे खुशी खुशी बातें करते रहे। वांग ये ने भाई ली से बहुत कुछ सीखा था, जो एक ध्वज रक्षक थे और अग्रिम पंक्ति से सेवानिवृत्त हुए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह न्यू हितुओ ग्रह पर चल रहे युद्ध और युद्ध के मैदान में ध्वजवाहक की शक्ति के बारे में अधिक जानता था। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, मुझे इस अवधि के लिए भाई ली को परेशान करना होगा। वांग ये ने एक टूटा हुआ काला क्रिस्टल निकाला और उसे सौंप दिया। मुझे ऐसा करना चाहिए। ली गंगझेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत मना कर दिया। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया।
इतने विनम्र मत बनो भाई ली, इसे बस मेरी दावत समझो। बाद में तुम भाइयों को बाहर ड्रिंक के लिए ले जा सकते हो। वांग ये ने जोर देकर कहा। क्रिस्टल को ली गंगझेंग के हाथों में थमा दिया। मुझे नहीं पता कि हम फिर कब मिलेंगे। अपनी हथेली में ऊर्जा महसूस करते हुए ली गंगझेंग ने वांग यी की ओर देखा और कुछ समझ गया। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। वांग ये मुस्कुराया और ली गंगझेंग को गले लगा लिया। उसने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। फिर मिलेंगे भाई ली। ठीक है। ली गैंग ने विदा देने के लिए अपना हाथ उठाया। वांग यी के जाते हुए रूप को देखकर उसने आह भरी। जब उन्होंने पहली बार वांग यी का परिचय कराया तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वांग यी पलक झपकते ही सैन्य शिविर में प्रसिद्ध हो जाएगा। उसे याद आया कि वह हजारों वर्षों से सैन्य शिविर में था और केवल एक मामूली सिपाही था। वांग यी अब उसके समान स्तर पर था। जल्द ही उसने एक ही कदम में 3 स्तर पार कर लिए। अगर यह वही है तो कोई समस्या नहीं है। ली गंगझेंग ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में टूटे हुए काले क्रिस्टल के साथ खेला और वापस चला गया। हर किसी का भाग्य अलग अलग था। वांग यी को लोगों के बीच एक कुलीन व्यक्ति बनना तय था। जहां तक उसकी बात है तो जब तक वह कर सकता है, उसे इसका आनंद लेना चाहिए। सूर्य सद्भाव। दरवाजा खुला और वांग यी परिचित अंतरिक्ष यान पर वापस आ गया। लंबे समय तक ऑलवुल्फ एन 0.3 पर रहने के बाद भी उन्हें कुछ असहजता महसूस हुई। स्टारशिप पर लुलू स्टारशिप ज्ञान का अध्ययन कर रही थी, आह शिंग और यू मिन प्रशिक्षण कक्ष में अभ्यास कर रहे थे, और लिंगलिंग मानव आभासी ब्रह्मांड की खोज कर रही थी। यह एक सामंजस्यपूर्ण दृश्य था। मास्टर, लुलू ने खुशी और शर्म व्यक्त करते हुए अपनी किताब नीचे रख दी। जीजा जी, आप आखिरकार वापस आ गए। लिंगलिंग ने अपना होलोग्राफिक हेलमेट उतार दिया और खुशी से दौड़ पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाहर का शोर सुनकर प्रशिक्षण कक्ष में मौजूद यू मिन ने दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद, हालांकि यू मिन ने लिंगलिंग से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन वांग ये को व्यक्तिगत रूप से बोलते हुए सुनकर उसे बहुत अलग महसूस हुआ। वहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सचमुच उत्साहवर्धक था। अपनी ठोड़ी को हाथों से सहारा देते हुए यू मिन की पुतलियां टिमटिमाते तारों की रोशनी से भर गईं। वांग ये ने भाई 16 का बदला लिया। अकेले ही उसने 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों का सफाया कर दिया। एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू के रूप में वह एक सच्चे आदमी की प्रशंसा करती थी जो सही और गलत के बारे में स्पष्ट था और कार्य करने का साहस रखता था। लिंगलिंग, अपना सामान पैक करो और तैयार हो जाओ, वांग ये ने अचानक घोषणा की। वापस जाओ। लिंगलिंग और यू मिन क्षण भर के लिए हैरान रह गए। वापस कहाँ जाएं? मैंने पहले ही यीनाई एयर से बात कर ली है। वह तुम्हें लेने आएगी, वांग ये ने समझाया। अब जब 5 महान ब्रह्मांडीय परिवारों से कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो ये बहुत सुरक्षित है। आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आप वापस नहीं आ रहे हैं, जीजा जी? लिंगलिंग ने संदेह से पूछा। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, वांग ये ने कहा। मैं जल्द ही शिविर छोड़ दूंगा और कुछ समय तक वापस नहीं आऊंगा। इसलिए आपको यहां मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पहले रेड रिवर कॉस्मिक नेशन वापस जाएं। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में वापस क्यों जाना है? लिंगलिंग ने सवाल किया। क्या हमें एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन में वापस नहीं जाना चाहिए? वांग ये ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे पास 3 काम है। मैं तुम्हें कुछ पैसे मुहैया कराऊंगा। सबसे पहले, रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में खुद को स्थापित करो। तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, मुझसे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। समझ गया। लिंगलिंग, जो हमेशा की तरह तेज दिमाग वाला था, तुरंत समझ गया। आप संबंध बना सकते हैं या व्यापार में शामिल हो सकते हैं। लाभ या हानि मायने नहीं रखती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिमिंग परिवार से संपर्क करने और ब्लू प्लेनेट के स्वामित्व की जांच करने का तरीका खोजना है, वांग ये ने निर्देश दिया। उसके विपरीत, लिंगलिंग बाहरी दुनिया के लिए व्यवहारिक रूप से अदृश्य था। उसने न तो किसी का ध्यान आकर्षित किया और न ही किसी की दुश्मनी। यहां तक कि उसका भौतिक रूप भी उसका अपना नहीं था। फिर भी, वह बहुत बुद्धिमान थी और विभिन्न कार्यों में सक्षम थी। वह एक आकस्मिक घटना हो सकती थी। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में, एक स्वतंत्र लिंगलिंग के पास ब्लू प्लेनेट को पुनः प्राप्त करने का मौका हो सकता है। चिंता मत करो जीजा जी, आपके लौटने से पहले मैं सब कुछ तैयार कर लूंगी, लिंगलिंग ने सिर हिलाते हुए आश्वासन दिया। तीसरे मामले की बात करें तो यह आपसे संबंधित है, वांग ये ने आगे कहा। आपका मूल शरीर ज़ुएलिंग संभवतः नष्ट नहीं हुआ है। अन्यथा आप गंभीर रूप से घायल हो सकते थे, गहरी नींद में हो सकते थे, या आपकी आत्मा सीधे ही नष्ट हो सकती थी।
हालांकि उसे मुनरो परिवार द्वारा माल के रूप में बेचा जाना चाहिए था। खरीदार संभवतः रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में रहता है। आपका ज्वेलिंग के साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, इस सुराग का पालन करें और उसके मुख्य शरीर को खोजने की कोशिश करें। पैसा कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, लिंगलिंग की आंखें आशा से चमक उठी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी सबसे गहरी इच्छा अपने मुख्य शरीर के साथ फिर से जुड़ने की थी। लिंगलिंग को निर्देश देने के बाद वांग ये तुरंत चले गए। बाकी अब उसकी चिंता का विषय नहीं था। लिंगलिंग की बुद्धिमत्ता से यूमिन ने सहायता प्रदान की। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में ये नायर की प्रभावशाली पृष्ठभूमि के साथ युग्मित। लिंगलिंग को ठीक से पता था कि उसे क्या करना है। उसे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके अपने गृहनगर वापस जाना था। उसके दिल में हमेशा अपने गृहनगर के लिए तरस था। और उसकी गर्लफ्रेंड। बेशक वहां अपूरणीय ब्लू स्टार भी था। अब केवल एक कदम बाकी है। वांग ये शिविर में लौट आया। जू वुल्फगार्ड में उनके दिन उल्टी गिनती में प्रवेश कर रहे थे। यद्यपि वह बहन होंग और सांकी से अलग होने के लिए अनिच्छुक था, फिर भी उसे एक अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करना था। हम कमरे में बाई जुरुओ और यान सांकी उसका इंतजार कर रहे थे। तुम मेरे कमरे में क्यों हो? वांग ये ने बाई जुरुओ को असमंजस से देखा। एट नोवलबन एट क्यों न उससे पूछा जाए, क्योंकि सांकी भी यही है। बाई जुरुओ ने मन ही मन कोसा और समझाया, हमें आपसे कुछ चर्चा करनी है। मेरी राय जानना चाहते हो? वांग ये ने बाई जुरुओ की ओर देखा और स्वाभाविक रूप से यान सांकी के पास बैठ गया। बाई जुरुओ ने सिर हिलाया। सांकी की योजना जू वुल्फ गार्ड्स में रहना जारी रखने की है और साधना पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं एक ध्वजवाहक का पद लेने का इरादा रखता हूं और दानव जाति के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने और अनुभव प्राप्त करने के लिए न्यू हितुओ स्टार में सैनिकों का नेतृत्व करना चाहता हूं। और आप सेना का नेतृत्व करेंगे या सलाहकार विभाग में शामिल होंगे? दोनों में से कोई नहीं। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। क्या? जू बेरुओ थोड़ा स्तब्ध था। उसने यान सांकी की ओर देखा। तुम सांकी के साथ जू वुल्फ गार्ड में रहने की योजना नहीं बना रहे हो, है ना? क्यों नहीं? यान सांकी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बिल्कुल नहीं, वांग ये ने स्पष्ट किया। जू बेरुओ और यान सैनकी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। तुम? अचानक जू बेरुओ की आंखें चमक उठी और उसका भाव बदल गया। मुझे मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। सेवानिवृत्त हो रहे हैं? यान सांकी ने वाक्य पूरा किया। बिल्कुल नहीं, वांग ये और बाई जुरुओ ने एक साथ कहा। वांग ये मुस्कुराया और उन दोनों की ओर देखा। मैं मिल्की वे एस टीम में शामिल होना चाहता हूं।